वेलकम 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 सीए फाइनल एएफएम के प्यारे प्यारे फास्ट ट्रैक वाले स्टूडेंट्स। अब इसे फास्ट ट्रैक बोलो, एग्जाम ओरिएंटेड बोलो, आजकल पता नहीं कितनी तरह के तो बैचेस आ गए मार्केट में। रेगुलर बैच, फास्ट ट्रैक बैच, एग्जाम ओरिएंटेड। भैया हमारा एग्जाम ओरिएंटेड और फास्ट ट्रैक एक ही होता है। इससे छोटा बैच मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि उसमें मैं कंप्लीट नहीं करा सकता। तो ये जो बैच है ये आप ऐसा मान लीजिए कि ये रेगुलर कोर्स से आधी ड्यूरेशन में कोर्स कंप्लीट होगा। वहाँ लगभग लगभग हम 280 आवर्स के आसपास टाइम लगा देते हैं। यहाँ पे हम उससे आधा टाइम 120-130 घंटे के आसपास का टारगेट रहेगा कि हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। अब सर इस कोर्स में अगर आप रेगुलर की जगह फास्ट ट्रैक बोल रहे हो या एग्जाम ओरिएंटेड बोल रहे हो तो इसमें आप क्या क्या कम कराने वाले हो? देखो मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं ना सीधा चलने वाला व्यक्ति हूं। मैं बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। मैं कंसेप्ट में कुछ भी नहीं काटूंगा, कंसेप्ट में सारे पढ़ाऊंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि सीए इंस्टीट्यूट अपना एग्जाम जो है उसका लेवल धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है। मैंने कुछ भी कंसेप्ट अगर काटा और वो एग्जाम में आ गया तो फिर आप कहाँ जाओगे? किसी ऐसे बैच को पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चे को जो कहे जी 80% 90% कोर्स कवर है, 10-20% कवर नहीं है, उसमें आप फंस जाओगे। तो मैं आपको 100% कंसेप्ट कवरेज दूंगा। बस मैंने एक काम किया है, रेगुलर बैच में अगर मान लो मैं जब कंसेप्ट डिलीवर करता हूँ, मैं ईमानदारी से पहले आपको ये बैच समझाना चाहूँगा कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट फास्ट ट्रैक बैच, है ना। तो रेगुलर बैच में और फास्ट ट्रैक बैच में क्या अंतर मैंने डिज़ाइन किया है, इसे फास्ट ट्रैक भी बोलो या फिर इसी को एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच भी बोलो, एक ही बात है। ठीक है जी। ये तो आई होप आप सबको पता है कि हमारी बैचेस cnitanguru.com पे अवेलेबल हैं। अगर आपने आपके किसी भी दोस्त ने किसने भी लेने हैं तो वो इस वेबसाइट को विजिट करें। हमारी वेबसाइट का नाम क्या है, ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा, cnitanguru.com। ठीक है जी। देखिए रेगुलर में क्या है कि जब मैं कंसेप्ट डिलीवर करता हूँ ना तो मैं कंसेप्ट की कंस्ट्रक्शन भी बताता हूँ। कंस्ट्रक्शन मतलब उसकी डेरिवेशन भी बताता हूँ। मैं उसकी पूरी की पूरी डेरिवेशन भी साथ साथ समझाता हूँ, राइट। लेकिन यहाँ पर जब मैं आपको कंसेप्ट डिलीवर करूँगा तो मैं कंसेप्ट शॉर्ट में समझाऊंगा इतना जिससे कि आप एग्ज़ाम में कंप्लीट कर सके, एग्ज़ाम उसका दे सकें, आप एग्ज़ाम के लायक आपको ज़रूर नॉलेज मिल जाएगी। तो कंसेप्ट आपको डिलीवर पूरा किया जाएगा पर मैं उसकी डेरिवेशन जो यूज़फुल नहीं है एग्ज़ाम के लिए वो नहीं कराऊंगा। तो वहीं पे हम आधा टाइम कंसेप्ट में सेव कर लेंगे अपना। आई होप आपको मेरी बात समझ आई मैंने क्या कहा। लेकिन मैं कंसेप्ट क्लास में लिखवाऊंगा, प्री प्रिंटेड नहीं दूंगा, क्योंकि प्री प्रिंटेड कंसेप्ट में मेरा ऐसा मानना है कि ना बच्चे का कनेक्शन नहीं बनता जब तक उसके पास अपने हैंड रिटन नोट्स ना हो। ट्रस्ट मी, मैं उन्हें काफ़ी कंसाइज करा दूंगा ताकि बनाने भी शॉर्ट टाइम में हो जाए, रिवीजन भी शॉर्ट टाइम में हो जाए, लेकिन कंसेप्ट कुछ छूटे भी ना। तो कंसेप्ट में हमने यहाँ पे अपना हाफ टाइम सेव करना है। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अब मान लो कि मैं मेन कोर्स में रेगुलर बुक में अपनी एग्जाम्पल लो किसी चैप्टर के 60 क्वेश्चंस रखता हूँ, तो यहाँ पे मैं उसके 25-30 क्वेश्चंस ही रखूँगा। क्यों? क्योंकि जो रेपिटेशनल क्वेश्चंस होंगे वो मैं हटा दूंगा। रेपिटेशनल मतलब जैसे अगर एक कंसेप्ट पे कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही कंसेप्ट पे मैंने 4-4 क्वेश्चन बुक में रखे हुए मेन कोर्स में, जिसमें से मैं 2 क्लास में करा देता हूँ, 2 होमवर्क दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उन 4 क्वेश्चंस में से सिर्फ 2 क्वेश्चंस को ही रखूँगा। जो क्वेश्चंस होंगे हमारे, मैंने कंसेप्ट लिख दिया, मुझे क्वेश्चन लिखना चाहिए था। यहाँ पे हम उन क्वेश्चन में से सिर्फ 2 को ही रखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, मतलब उनकी डुप्लीकेट कॉपीज को हटा देंगे। तो इसी तरीके से हम बुक को छोटा कर पाएंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई। वेयर आर वी सेविंग टाइम? वी आर नॉट सेविंग टाइम कि मैं कोई चैप्टर उड़ा दूंगा या किसी चैप्टर के कंसेप्ट उड़ा दूंगा या किसी टाइप का क्वेश्चन उड़ा दूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। मैं सब टाइप के क्वेश्चन कवर करूंगा, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस रेगुलर कोर्स से थोड़े कम होंगे, बट ये सफिशियंट होंगे। आई प्रॉमिस यू इन द बिगिनिंग ऑफ द बैच कि अगर आप इतना पोर्शन अच्छे से पढ़ जाते हैं तो आप एग्जाम को बहुत अच्छे से 100% अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थ्योरी वीडियोस में आपको एंड में दूंगा, पहले हम प्रैक्टिकल पोर्शन पूरा पढ़ेंगे। आई होप मैंने जो बातें बोली आपको यहाँ तक की समझ आ गई। अब मैं आगे मूव करते हैं, अब हम बैच की इंट्रिकेसीज डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, हमने क्या क्या हमें चाहिए होगा। आपने मेरे साथ एक कंसेप्ट रजिस्टर बनाना है, एक अच्छा मोटा रजिस्टर ले लीजिएगा, 150-200 पेज तक का कंसेप्ट रजिस्टर बनाना है, और एक आपने क्लास वर्क कॉपी बनानी है। ठीक है जी। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्लास वर्क कॉपी के अलावा होमवर्क कॉपी चाहो तो अलग बनाओ, नहीं बनाना चाहते तो क्लास वर्क में ही होमवर्क लिख लिया करो कि मैं होमवर्क कर रहा हूँ, और वाले क्वेश्चन होमवर्क कॉपी इसी कॉपी में कर सकते हो। बट 2 रजिस्टर्स तो सेपरेटली जरूर मेंटेन करना, कंसेप्ट रजिस्टर एंड क्लास वर्क रजिस्टर। ऑल गुड। बैच का टाइमिंग आपको मैंने बता ही दिया है, और मैं कोर्स के एंडिंग में 2 आपके फुल मॉक टेस्ट भी लूँगा जो कि आपको चेक करके भी हम देंगे। साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज MCQ टेस्ट भी देता रहूँगा जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते रहेंगे, ताकि आप उन टेस्ट को खुद अटेम्प्ट कर सकें
और फिर उसी वक्त इवैल्यूएशन होकर मिल जाती है। एमसीक्यू टेस्ट का फ़ायदा ये है कि उसी वक्त इवैल्यूएशन होकर आपको अपनी गलतियाँ पता लग जाती हैं, आपको अपने आंसर्स उसी वक्त चेक होने के लिए मिल जाते हैं। सो इस तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपके कोई भी सवाल होंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्लास के अंदर आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा, पर्सनल नंबर, जिस पे आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं। वैसे क्योंकि लाइव बैच है तो मेरे को लगता नहीं कि डाउट्स आएंगे, जो डाउट आएंगे वो आप क्लास में पूछ लेंगे। अगर आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, अगर कोई बच्चा इस बैच को रिकॉर्डेड देखेगा तो भी स्ट्रेस ना ले, क्योंकि हम कोर्स के देखो चैप्टर के एंड तक ना वेट किया करो डाउट पूछने का, क्योंकि 99% केसेस हैं कि आपका जो डाउट है वो किसी ना किसी और का आया होगा और बैच चैप्टर के एंड होने से पहले पहले मैंने लास्ट क्लास में वो डाउट टेकअप कर लिया होगा। तो थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, साथ में बैलेंस्ड वे में चलने के लिए। ठीक है जी, पढ़ना स्टार्ट किया जाए। ऑल गुड, ठीक है जी। बाकी मैं मेहनती इंसान हूँ, मेरे साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दूंगा। मैं चाहूँगा कि वो होमवर्क आप ट्राई करें, अटेम्प्ट करें। मैं उनके सोल्यूशन सेट भी दूंगा। मैं फास्ट ट्रैक बैच में पूरी कोशिश करूँगा कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के आंसर आपको हैंड रिटन दूँ। हैंड रिटन क्यों? क्योंकि हैंड रिटन में ना एक बेस बनता है। जब आप टाइप्ड देखते हो ना तो कभी कभी आपको एग्जाम में कैसे करना है वो समझ नहीं आता, प्लेसमेंट समझ नहीं आती क्वेश्चन की। तो मैं कोशिश करूँगा कि सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जो मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ, जो क्लास में नहीं करा रहा हूँ, वो आपको हैंड रिटन मिले। ठीक है। और एक बात, क्लास में मैं जो भी लिखूंगा, नोट्स नहीं, नोट्स आपने मेरे साथ साथ लिखने हैं। मैं फिर से एक बारी बोल दूं और वॉर्न कर दूं। बहुत सारे बच्चे एंड में मुझे एक मैसेज करते हैं कि सर प्लीज़ मेरे नोट्स खो गए हैं, मैंने नोट्स नहीं बनाए, मेरे पास समय नहीं है, मुझे नोट्स भेज दो। मैं नोट्स नहीं भेजूंगा। नोट्स आपने स्वयं लिखने हैं, और अगर मैं आपको भेजूंगा भी तो भी नॉन डाउनलोडेबल फॉर्म में भेजूंगा, जिसमें आप डाउनलोड नहीं कर सकते, सिर्फ स्क्रीन पे देख सकते हो। तो लिखने आपको पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप नोट्स लिखें कॉपी में। ठीक है जी। और जहां तक बात रही, जो मैं क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखूंगा, उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी जैसे ही चैप्टर ओवर होगा। मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशंस की पीडीएफ मिल जाएगी, और जो होमवर्क क्वेश्चन होंगे उनकी भी पीडीएफ सॉल्यूशंस मिल जाएंगी, ताकि आपको किसी भी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। कूल। अगर आपने हार्ड कॉपी एनरोल करी हुई है हमारे पास, आपने जो बैच में एनरोलमेंट करी है, अगर हार्ड कॉपी एनरोलमेंट है तो आपके पास हार्ड कॉपी बुक 1 हफ्ते में पहुंच जाएगी। ठीक है जी, आज से 1 हफ्ते के अंदर अंदर सबके पास बुक्स पहुंच जाएंगी। अब आप मुझसे पूछोगे सर फिर हम पहला चैप्टर कैसे पढ़ेंगे? शुरू की 1-2 क्लासेस में मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा बुक की ज़रूरत पड़ेगी। तब तक एक चैप्टर अपना प्रिंट आउट निकाल लेना, ऑफिस जाते हो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्रिंटर पड़े हैं। अब आप आगे समझदार हो। ठीक है, नहीं भी जाते हो तो 10-20 रुपये लगेंगे यार, प्रिंट आउट ले लेना। ठीक है, एक चैप्टर का प्रिंट आउट ले लेना, पहला चैप्टर खत्म होने तक आपके पास बुक पहुंच जाएगी। आइए जी, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम पहला चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं? देखिए, हमारे पहले चैप्टर का नाम है सिक्योरिटी वैल्यूएशन इक्विटी प्लस बेसिक्स। सिक्योरिटी वैल्यूएशन इक्विटी एंड बेसिक्स। मैं इसी चैप्टर में ना बेसिक्स भी कवर कराता रहूंगा। अब देखो यहाँ पे समय बचता है। रेगुलर बैच में मैं बेसिक्स ही 3-4 क्लास कराता हूँ। तो सर क्या आप हमें बेसिक्स नहीं पढ़ाओगे? पढ़ाऊंगा, लेकिन जहाँ जहाँ क्वेश्चन में ज़रूरत होगी उसके साथ साथ पढ़ाता जाऊँगा। बेसिक्स के लिए हम अलग से टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, जो रेलेवेंट है वो वाले बेसिक्स पढ़ेंगे। आइए, अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये सिक्योरिटी वैल्यू लिखते रहिएगा साथ साथ। सर ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन इक्विटी का क्या मतलब है? देखिए, एक्चुअली में एज पर ICAI अगर आप देखते हो ना, तो ICAI क्या कहता है? वो कहता है कि सिक्योरिटी वैल्यूएशन एक ही चैप्टर है, यानी उन्होंने अपने एक ही चैप्टर में इक्विटी की वैल्यूएशन भी दिखा रखी है और उसी में बॉन्ड्स की वैल्यूएशन भी दिखा रखी है, डेट प्रोडक्ट्स की भी वैल्यूएशन दिखा रखी है। पर दोनों की वैल्यूएशन होने में ज़मीन आसमान का अंतर है बेटे, क्योंकि इक्विटी बिल्कुल अलग तरीके से इवैल्यूएट की जाती है, जबकि बॉन्ड्स बिल्कुल अलग तरीके से इवैल्यूएट किए जाते हैं। तो दोनों की वैल्यूएशन एक मेथडोलॉजी से नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने इन दोनों को अलग अलग चैप्टर बना दिया है, इक्विटी बिल्कुल अलग और बॉन्ड्स बिल्कुल अलग। क्या मेरी बात समझ गए आप मैंने क्या कहा? दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके से हम पढ़ाएंगे। हम पहले इक्विटी वैल्यूएशन पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है जी, उससे पहले कुछ बेसिक्स मैं आपको लिखवाना चाहूंगा। आइए, कॉन्सेप्ट नंबर 1, आप मुझे बताइए इंटरेस्ट कितनी तरह का होता है? याद है आपको कि इंटरेस्ट कितनी तरह का होता है? सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो सकता है ना, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग हो सकती है, इफेक्टिव इंटरेस्ट हो सकता है, बहुत सारी अलग अलग तरीके के इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो लिखिए ज़रा, अगर मैं लिखूं पहली टाइप का जो इंटरेस्ट है वो है सिंपल इंटरेस्ट। एकदम फास्ट स्पीड में लिखिए,
सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, खाली जो प्रिंसिपल है उसी पे इंटरेस्ट लगता रहेगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, सिंपल। और इसमें जब अमाउंट निकालना होता है हमें, फाइनल अमाउंट, तो हम कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये दो फॉर्मूले आपको 6-7 क्लास में सिखा दिए जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको याद है। सर ये क्यों बता रहे हो इतनी छोटी बात? बेटा एग्जाम में बहुत काम आती है ये। बहुत सारे बच्चे को सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की अंतर नहीं समझ आता, इसलिए आंसर गलत हो जाता है। आपने ध्यान देना है इन दोनों का अंतर, ठीक है ना? ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अगली अगर हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन इंटरेस्ट ऑल्सो, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन इंटरेस्ट ऑल्सो, यानी जब ब्याज पे भी ब्याज लगता है, जब ब्याज पे भी ब्याज लगता है तो उसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में सीधा अमाउंट का फॉर्मूला होता है, यानी कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है। कि फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगी? वो निकलेगी प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन से। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन से निकलेगी। इसका मतलब होता है कि आप फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेज टू पावर एन। कैसे निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। और यहाँ पे आई क्या होगा? आई होगा इंटरेस्ट रेट। और यहाँ पे एन क्या होगा? एन होगा आपका नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स। नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स मतलब कितनी बार रुक रुक कर आपको आगे चलना है, कितनी बार आपको रुक रुक कर आगे चलना है। ठीक है जी, ये बात भी अभी हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। इसमें अगर हमें इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट आता है जब हम अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देते हैं, जब हम अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देते हैं। बोलिए मेरी बातें क्लियर हो गई आपको? ये भी सर क्या ये दोनों मेथड काम भी आएंगे कहीं? बिल्कुल काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। अभी पहले क्वेश्चन से ही काम आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। तीसरा फॉर्मूला, ये सब आपको फाउंडेशन में पढ़े हुए लग रहे होंगे, आपने ये सब कुछ ऑलरेडी पढ़ रखा है। तीसरा फॉर्मूला आपको पढ़ना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे इफेक्टिव एनुअल रेट भी कहा जाता है। इफेक्टिव एनुअल रेट भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर कंपाउंडिंग पीरियड 6 महीने की है, अगर कंपाउंडिंग पीरियड 3 महीने की है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, या बाई एनुअल कंपाउंडिंग है, मतलब सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, हर 6-6 महीने बाद ब्याज रुक कर चलता है, अगर ऐसी कोई कंपाउंडिंग है तो उसमें इंटरेस्ट हमें कितना फील होगा? हमें इंटरेस्ट कितना फील होगा? अभी लिखो मत, पहले मैं इसके लिए एक एग्जांपल कराता हूँ नीचे, पहले सुनो। सोचो कि आपको एक क्रेडिट कार्ड कंपनी का फ़ोन आया। क्रेडिट कार्ड कंपनी कहती है कि 2% पर मंथ का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे मंथली कंपाउंडिंग के साथ। यानी उन्होंने तो आपको ये बोल दिया कि अरे सर सिर्फ 2% ब्याज लगेगा हर महीने और मंथली कंपाउंडिंग होगी। यानी उनका ये मानना है कि 2% का ब्याज मंथली लगेगा लेकिन कंपाउंडिंग होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो पहले मंथ में 100 रुपये पे 2 रुपये का ब्याज ऐड होगा, अगले महीने में 102 रुपये पे ब्याज चार्ज होगा। समझ रहे हो? 102 पे इंटरेस्ट लगेगा, यानी हर महीने बाद इंटरेस्ट रुक रुक कर आगे चलेगा। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये हमें एनुअली कितना फील होगा? एनुअली कितना फील होगा? अब कई बच्चे कहेंगे कि सर 2% पर मंथ है तो एनुअली 24% फील होगा। नहीं बेटा, ये एनुअली 24% से ज़्यादा फील होगा। क्यों? क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज लग गया होगा, यानी इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट का कंपोनेंट लग गया होगा। निखिल आपको मेरी बात समझ आई मैंने क्या कहा? इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट का कंपोनेंट लग गया होगा, क्योंकि जो पहले मंथ में 2% का ब्याज लगा होगा, अगले मंथ में उस 102 पे ब्याज लगा होगा, फिर 104.04 पे ब्याज लगा होगा, मतलब उस पे भी ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा साथ साथ। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैसे आता है? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऐसे निकलता है बेटे, जब आपने निकालना होता है 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1,
यानी ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे 1 + i⁻n - 1. व्हाट डज दिस फॉर्मूला मीन्स? दिस फॉर्मूला मीन्स कि अगर हमारे पास इंटरेस्ट कंपाउंडेड है तो वो हमें फील कितना होगा 1 साल में. देखिए, अगर हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इफेक्टिव एनुअल रेट के लिए, तो आप ये कहेंगे 1 + 2% रेज टू पावर 12, क्योंकि पर मंथ का 2% है और 12 मंथ्स हैं, इसलिए रेज टू पावर 12 कर दिया. तो ये फॉर्मूला बन गया 1 - 1 भी करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन गया बच्चे हमारे पास? ये फॉर्मूला बन गया 1.02 रेज टू पावर 12 - 1. करिए 1.02 इंटू 1.02 ऐसे 12 बार करो और फिर एंड में -1 करके मुझे आंसर बताओ इंटू 100 करके, ताकि परसेंटेज आए. जो इसका आंसर आ रहा है वो 0.2683 आ रहा होगा, और अगर आप उसे इंटू 100 कर दोगे तो वो 26.83% आ जाएगा. यानी इफेक्टिव एनुअल रेट हमारा कितना है? यानी हमारा इफेक्टिव एनुअल रेट है 26.8283, कुछ भी बोल सकते हो उसे राउंड ऑफ करके. ठीक है जी. यानी जो उनका तरीका है कहने का 24%, वो एक्चुअली में हमें फील हो रहा है लगभग 27%. आप ये बात समझो, वो कह रहे हैं 2% पर मंथ, वो कहने का तरीका है ताकि इंसान को कम ब्याज लगे, कम इंटरेस्ट फील हो, लेकिन एक्चुअली में आपको ज्यादा इंटरेस्ट फील होगा. क्या मेरी बात क्लियर हो गई? मैंने क्या कहा? एब्सोल्युटली क्लियर? कूल. तो ये हमारा इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट हो गया. यहां तक की बातें आपको क्लियर हैं सभी? चलिए अब हम और आगे की बातचीत करते हैं कि हमें जब चैप्टर पढ़ना है वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी तो उसमें क्या क्या पढ़ना है. देखिए, ये तो बेसिक एक कंसेप्ट था. इसमें ना एक पेज अभी छोड़ देना, मैं बीच बीच में कुछ कुछ और लिखवाता रहूंगा. एक पेज अभी छोड़ देना कंसेप्ट नंबर 1 में. ठीक है, एक पेज छोड़कर आगे आ जाओ कंसेप्ट नंबर 2 में. अब हम बात करेंगे इक्विटी की वैल्यूएशन के बारे में. ठीक है जी. देखिए, इक्विटी की वैल्यूएशन कितने मेथड से हो सकती है. मेनली कहा जाता है कि इक्विटी की वैल्यूएशन 2 मेन अप्रोचेस से की जाती है. कौन कौन सी 2 मेन अप्रोचेस से की जाती है? देखिए, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव. एक होती है एब्सोल्यूट वैल्यूएशन की ट्रिक्स, एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मेथड्स, और एक होते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड. सर क्या मतलब है इन दोनों बातों का? देखिए, अब एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मेथड और रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड में ये अंतर है कि जब हम बात कर रहे होते हैं एब्सोल्यूट की, तो जिस कंपनी के लिए आप डेटा कैलकुलेट कर रहे हो, जिस कंपनी की वैल्यू आप निकाल रहे हो, आप उसी का डेटा यूज करोगे, उसी की वैल्यूज, उसी की फिगर्स यूज करोगे. यानी मैं दोबारा बोलता हूं, आप जिस कंपनी की वैल्यू का निकालना चाहते हो, आप उसी कंपनी का डेटा यूज करोगे, किसी और कंपनी का डेटा यूज नहीं करोगे, किसी कंपेरेबल कंपनी, इंडस्ट्री, किसी का डेटा यूज नहीं करोगे, आप उसी कंपनी का ही डेटा यूज करोगे. लेकिन रिलेटिव वैल्यूएशन में क्या होता है बेटे? मान लो कि मुझे HDFC की वैल्यूएशन करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इससे कंपेरेबल कोई कंपनी निकालूंगा. जैसे मानो HDFC से कंपेरेबल कौन है? ICICI. सही बात है या नहीं? बताओ. HDFC से कंपेरेबल है ICICI. तो हम क्या करेंगे, हम ICICI की किसी वैल्यू को लेकर इसकी वैल्यू डिराइव करेंगे. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, अभी लिखना मत ये एग्जाम्पल. सोचो कि ICICI की आपने PE रेशियो निकाली. PE रेशियो क्या होती है? PE रेशियो होती है, अभी लिखना मत, ये मैं आगे चल के समझाना है मैंने डिटेल में इसे. देखो, PE रेशियो मतलब होती है MPS/EPS. मतलब उनका मार्केट प्राइस कितना है और अर्निंग कितनी है. अब मैं जो डेटा लिख रहा हूँ बिल्कुल फेक डेटा लिख रहा हूँ, उस पर ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है. मान लो ICICI का MPS है लेटेस्ट से 1200 और उनका EPS है
मान लो 10 रुपये, वैसे 10 नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं 50 रुपये। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो बताओ आईसीआईसी की पी रेशो कितनी आ गई। मतलब अगर मैं ये कहता हूँ कि मार्केट में ये सब फिगर फेक है, सिर्फ समझाने के लिए यूज़ हो रही है। मान लेते हैं आईसीआईसी का शेयर मार्केट में बिकता है 1200 का और उसका अर्निंग पर शेयर आ रहा है 50 रुपये। तो आपको ये पता चल गया कि उसका पीई है 24 टाइम्स, यानी उसकी प्राइस और अर्निंग की रेशियो कितनी है 24 टाइम्स। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? अब अगर उससे कंपेरेबल कंपनी है एचडीएफसी उससे कंपेरेबल है, सेम बिजनेस करते हैं, मेजरली सेम बिजनेस करते हैं, जो काम आईसीआईसी करता है लगभग वो सारे काम एचडीएफसी भी करता है। तो अगर मैं इसकी पीई रेशियो यूज करूं और इसकी वैल्यू निकालूं तो इसे कहेंगे रिलेटिव वैल्यूएशन। मतलब कैसे? देखो, अगर मुझे एचडीएफसी का प्राइस नहीं पता या मैं एचडीएफसी का प्राइस डिराइव करना चाहता हूं कि क्या फेयर प्राइस है उसका, मैं एचडीएफसी कंपनी का फेयर प्राइस निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं एचडीएफसी की अर्निंग को देखूंगा कि भैया तुम्हारी अर्निंग कितनी है। मान लो कि उसने कहा मेरी अर्निंग है 70 रुपये, उसने कहा मेरी अर्निंग है 70 रुपीज़, ठीक है जी। तो मैं, या मान लो 80 रुपीज़, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 80 रुपीज़ कहा उसने, तो हम कहेंगे कि अच्छा तुम्हारी अर्निंग अगर 80 है तो तुम्हारा पता है प्राइस कितना होना चाहिए था। जो पीई रेशियो आईसीआईसी बैंक की है, अगर हम माने कि वही पीई रेशियो आपकी भी होती तो आपका एमपीएस बाय ईपीएस यानी 24 इज इक्वल टू एमपीएस बाय 80, इसे इससे इंटू कर दो तो 24 इंटू 80 बताओ कितना आएगा। तो हमारे हिसाब से 1920 रुपये फेयर प्राइस है एचडीएफसी का। क्या ये एक्चुअल मार्केट प्राइस है? नहीं, ये हमारे हिसाब से फेयर एमपीएस है। फेयर एमपीएस मतलब हम इसे अनुमान लगा रहे हैं। आपको मेथड समझ आया कि रिलेटिव वैल्यूएशन में क्या होता होगा? रिलेटिव वैल्यूएशन का मतलब है हम वैल्यू एक्चुअल डेटा से कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम वैल्यू रिलेटिव फिगर्स से कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब जिन फिगर्स में कुछ इंफॉर्मेशन किसी कंपेरेबल कंपनी की, किसी इंडस्ट्री की ली जा रही है और कुछ वैल्यू अपनी कंपनी की। अगर आप इसको ध्यान से समझो तो ये जो पीई रेशियो है, क्या ये एचडीएफसी बैंक की थी? नहीं, ये कंपेरेबल कंपनी की थी और ईपीएस एचडीएफसी बैंक का यूज हुआ था, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को हम बोलेंगे कि ये रिलेटिव वैल्यू है। इज एवरीबडी क्लियर? थम्स अप कर दीजिए। क्या आपको ये बात समझ आई मैंने क्या कहा? क्यों हम मान रहे हैं कि ये रिलेटिव वैल्यूएशन है? क्योंकि हम किसी और की वैल्यू से अपनी वैल्यू डिराइव कर रहे हैं रिलेट करके, इसीलिए इसे रिलेटिव वैल्यूएशन कह दिया जाता है। अब बात होती है एब्सोल्यूट वैल्यूएशन की। एब्सोल्यूट वैल्यूएशन तब होती है जब आप अपनी ही इंफॉर्मेशन से, अपनी बैलेंस शीट से, अपनी इनकम स्टेटमेंट से, अपने पीएनएल से, अपने कैश फ्लो से इंफॉर्मेशन निकाल कर यूज करते हो और प्राइस डिराइव करते हो, फेयर प्राइस कितना होना चाहिए, तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूएशन। लिखिए इनके बारे में एक एक लाइन लिखिए। लिखिए, इट यूजेस डेटा फ्रॉम ओन बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा। ठीक है जी। ओन मतलब जिस कंपनी की वैल्यूएशन कर रहे हो उसी का डेटा यूज करते हो, लेकिन यहां पे क्या करते हैं, वी यूज डेटा फ्रॉम सम कंपेरेबल कंपनी, यानी हम किसी कंपेरेबल कंपनी का डेटा यूज करते हैं टू इवैल्यूएट ओन कंपनीज, ओन कंपनी बोलो या सब्जेक्ट कंपनी बोलो, ओन कंपनीज वैल्यू, यानी अपनी कंपनी की वैल्यू निकालने के लिए हम अपनी ही कंपनी का डेटा यूज करें तो एब्सोल्यूट, किसी और की वैल्यू को यूज करें तो रिलेटिव। ठीक है जी। क्या ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? मतलब जब आप किसी और के डेटा को भी यूज कर रहे हो तो वो रिलेटिव वैल्यूएशन का पार्ट है। ठीक है जी। अब देखो, जो बैलेंस शीट ली जाएगी डेफिनेटली पास्ट ईयर की होगी, करंट ईयर की तो भी बनी ही नहीं होगी। तो जो डेटा यूज किया जाता है तभी, देखो ये वैल्यू ना बेटा हम एस्टिमेट कर रहे हैं, रियल लाइफ में मार्केट में कितने का होगा शेयर वो कोई नहीं बता सकता।
हमारा इस चैप्टर में उद्देश्य क्या है? इक्विटी को इवैल्यूएट करना, मतलब ये पता लगाना अपने हिसाब से कि इक्विटी की क्या वैल्यू होनी चाहिए, फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए। मार्केट प्राइस बहुत अलग चलता है बेटे, मार्केट प्राइस सेंटिमेंट्स पे चलता है, मार्केट पे न्यूज़ में चलता है, अदर इंडस्ट्रीज़ की न्यूज़ पे चलता है। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी मार्केट प्राइस पे बहुत और फ्लक्चुएशंस हो सकती है, बट ये हम अपने हिसाब से वैल्यूएशन कर रहे हैं, अपने बेस के हिसाब से। आइए मैं आपको अगला कंसेप्ट पे लेके चलता हूँ, कंसेप्ट नंबर 3। सर अब आप इनके नाम भी तो लिखवाओ, कौन कौन सी एब्सोल्यूट वैल्यूएशन आप कराओगे, कौन कौन सी, वो लिखते लिखते आगे आगे बताता जाऊँगा, ठीक है ना। हर वैल्यूएशन के आगे बता दूंगा कि वो एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है। यहाँ लिस्ट बना के पेज को भरने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट नंबर 3। अब एक बात बताइए, आपको ये याद है कि डिविडेंड क्या होता है? सभी को याद है? तो हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे, डिविडेंड बेस्ड वैल्यूएशन क्या होती है। हम सबसे पहले यही बात पढ़ेंगे कि डिविडेंड बेस्ड वैल्यूएशन क्या होती है। ठीक है जी, सुनिए, डिविडेंड बेस्ड वैल्यूएशन। ठीक है जी, अब इसमें कुछ वैल्यूएशन है, जैसे एक वैल्यूएशन है जो वॉल्टर जी ने बताई थी, वॉल्टर्स मॉडल। ठीक है, एक है जो गॉर्डन जी ने बताई थी, गॉर्डन्स मॉडल, ये मैं आज ही डिस्कस करूंगा। तीसरी है आपकी एमएम के द्वारा बताई गई, एमएम अप्रोच। और डी है जिसे हम बोलते हैं होम बेस्ड या होम मेड डिविडेंड, ऐसे लिख दो आप, होम मेड डिविडेंड। एक्चुअली में ये वैल्यूएशन की ट्रिक नहीं है, बट एक डिविडेंड निकालने की ट्रिक है जो पार्टली वैल्यूएशन के काम आती है। तो हम बात करेंगे पहले वॉल्टर मॉडल, फिर गॉर्डन मॉडल की। ठीक है जी, अच्छा, इन दोनों में जो ये पहली दोनों है, ये बोलती थी कि डिविडेंड इज रेलिवेंट। ये दोनों थ्योरी बोलती हैं कि डिविडेंड इज रेलिवेंट, जबकि ये दोनों थ्योरीज बोलती हैं इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड। यानी ये कहती हैं आप डिविडेंड दो या ना दो, फर्क नहीं पड़ता कंपनी की वैल्यू पे। मतलब ये पहले दोनों फॉर्मूलाज हमें ये बताते हैं कि डिविडेंड देना रेलिवेंट है। डिविडेंड का डिसीजन जो है वो एक रेलिवेंट डिसीजन है। अगर आप डिविडेंड दोगे या नहीं दोगे, ज़्यादा दोगे या कम दोगे, इससे शेयर की वैल्यूएशन पे फ़र्क पड़ता है। ये दोनों मॉडल आपको बताते हैं कि शेयर की वैल्यूएशन पे डिविडेंड देने या ना देने से फ़र्क पड़ता है, जबकि ये दोनों मॉडल्स आपको बताएंगे कि डिविडेंड दो या ना दो फ़र्क नहीं पड़ता है, शेयर होल्डर की वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही, मैंने क्या कहा? ये इनफैक्ट आपने ये तीनों बातें इंटर में भी पढ़ रखी हैं। कितने बच्चों को याद आ रहा है कि हाँ सर हमने डिविडेंड डिसीजन नाम का चैप्टर पढ़ा था, ये तीनों बातें तो हमने इंटर में भी पढ़ी थी, राइट। उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन अब हमने पढ़ना है, थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन अब हमने पढ़ना है। आइए हम कंसेप्ट 3.A पढ़ते हैं। पहले हम बात करेंगे वॉल्टर मॉडल की। देखिए एक बात याद रखिएगा कि ये एक फास्ट ट्रैक बैच है, तो इसमें हम सिर्फ रेलेवेंट जो एग्जामिनेशन से रेलेवेंट है वो बातचीत करेंगे। देखिए क्लास में यहाँ तक पहुँचने में मेरी एक क्लास ख़त्म हो चुकी होती है अब तक, ठीक है ना। बट क्योंकि क्लास में हम बहुत चीज़ों की डेरिवेशन बताते हैं, रियल लाइफ मार्केट को बता रहा होता हूँ मैं, स्टॉक मार्केट खोल के दिखा रहा होता हूँ, शेयर्स दिखा रहा होता हूँ। जैसे मैंने पी रेशो की बात करी तो मैं 4 अलग अलग कंपनियों की पी रेशो से डेरिवेशन करके दिखाता हूँ। उस चीज़ को प्रैक्टिकल रियल लाइफ के साथ जोड़ के दिखाते हैं। बट क्योंकि उन बच्चों, देखिए जो रेगुलर बैच पढ़ रहे थे ना, उनके पास 2-2.5 साल का समय होता है एग्ज़ाम देने के लिए, तो बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए चाहते हैं। पर मैं ये अज्यूम करता हूँ कि फास्ट ट्रैक वो बच्चे ले रहे हैं जिनका 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में पेपर है, जिन्हें कंसंट्रेट करके सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, मार्क्स उतने ही लाने, 85+ ही लाने हैं, लेकिन उनको समय कम स्पेंड करना है उस सब्जेक्ट पे। उस अप्रोच के साथ बनाया है जहाँ पे एग्ज़ाम हर्ट ना हो
किसी भी तरीके से। बट डेफिनेटली इस बैच में मैं आपको वैसा प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं दूंगा रियल लाइफ मार्केट का, क्योंकि अगर वो सब कराऊंगा तो समय बढ़ जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस एंड यू कैन रिस्पेक्ट दिस फैक्ट कि यहाँ पे हमारा प्राइम फोकस होगा ICAI के एग्जाम में मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं उस पर। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अब आपको चाहे ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, बट हम उसी पे फोकस रख के पढ़ेंगे ना, तभी हमारे मार्क्स आएंगे, थोड़ा भी डेविएट नहीं करेंगे। देखिए जी, तो पहली बात होती है वॉल्टर मॉडल की। वॉल्टर मॉडल ने क्या बताया, देखो वॉल्टर जी ने बताया कि शेयर का जो प्राइस है, यानी ये शेयर का फेयर प्राइस ऑफ शेयर होगा, यानी शेयर का फेयर प्राइस आज क्या होना चाहिए, टुडे मतलब जीरो पीरियड, वो किसके बराबर होना चाहिए। तो वॉल्टर जी का कहना था कि वो बराबर होना चाहिए आपने कितना डिविडेंड पे किया, और आप ये देखो कि आपने जो कमाया पैसा, अर्निंग करी, उसमें से कितना डिविडेंड दिया, तो ये बचा रिटेन्ड अर्निंग। आप ध्यान से सोचो, लिखते लिखते तो ये रिटेन्ड अर्निंग लिखा है मैंने। कैसे? अगर एक शेयर पे 10 रुपये कमाए थे और 4 रुपये का डिविडेंड दे दिया, मैं एक कंपनी हूं, कंपनी ने हर एक शेयर पे 10 रुपये कमाए थे और उसमें से 4 रुपये का डिविडेंड दे दिया, तो कंपनी ने रिटेन कितना किया है, 6 रुपये। उस रिटेन्ड अर्निंग पे कितनी कमाई करी है, रेट ऑफ रिटर्न के रेट पे, भाई उस पर कितनी कमाई करी होगी, जितना आपका रेट ऑफ रिटर्न है उतनी कमाई करी होगी। यानी कंपनी अगर 20% कमाती है, अपने हर इन्वेस्टमेंट पे 20% कमाती है, तो कंपनी ने इस 6 रुपये पे भी 20% कमाया होगा, करेक्ट। तो ये अगर आप इसे लॉजिकली सोचो तो ये लिखा है रिटेन्ड अर्निंग, और ये लिखिए रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर होने वाली कमाई, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग पे जब हम R मल्टीप्लाई करेंगे तो रिटेन्ड अर्निंग पे कितनी कमाई होती है हमें ये पता लग जाएगा। क्लियर है ये बात? अब आप इसे डिवाइड बाय करिए KE से, क्योंकि ये अर्निंग किसको बांटनी है, KE को बांटनी है। तो यानी जो इक्विटी इन्वेस्टर है उसे दो चीज़ें मिलेंगी, उसे इस साल का डिविडेंड भी मिलेगा और इस साल होने वाली ग्रोथ भी मिलेगी। ये ग्रोथ क्यों है? क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग पे जो कमाई करते हैं वो ग्रोथ को अब एक्सेलरेट करती है, क्योंकि कंपनी ने जितना पैसा रिटेन किया होगा उस पे जब कमाई करेगी तो कंपनी की ग्रोथ होगी। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ सिर्फ समझाने के लिए, आप नहीं लिखिएगा, सिर्फ समझिएगा। एग्जांपल लेते हैं, ये एक कंपनी है, कंपनी पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट मिली 100 करोड़ की। इमेजिन करो कंपनी को इक्विटी इन्वेस्टमेंट मिली 100 करोड़ की, कंपनी ने वो पैसा बिजनेस में लगा दिया। ये एक कंपनी है, कंपनी को इक्विटी इन्वेस्टमेंट मिली 100 करोड़ की, वो 100 करोड़ कंपनी ने बिजनेस में लगा दिया। बिजनेस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी R आ रही है 20%, यानी कंपनी ने 20% कमाई की। यानी इस पैसे पे कंपनी ने कितना कमा लिया, कंपनी ने 20 करोड़ रुपया कमा लिया 100 करोड़ लगा के। यहां तक आप मेरे साथ हो बिल्कुल? यहां तक आपको ये बात याद है कि आपने इक्विटी से 100 करोड़ लिए, बिजनेस में लगाए, उससे 20 करोड़ कमा लिया एक साल में। लॉजिकली अगर आप कुछ ना करते तो आप अगले साल भी 20 करोड़ कमाते। भाई आप हर साल 20 करोड़ रुपए कमाते रहते, से यस और नो? अग्री? अगर आपने ये जो 20 करोड़ हैं ये बांट दिए होते, इन्वेस्टर को दे दिए होते डिविडेंड के रूप में, अगर आपने ये डिविडेंड के रूप में दे दिए होते तो अगले साल भी आपकी इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रहती और आप 100 करोड़ पे 20% कमाते, यानी अगले साल भी 20 करोड़ कमाते। ठीक बात है। लेकिन अगर आपने डिविडेंड नहीं बांटा, सोचो आपने डिविडेंड नहीं बांटा, अगर आपने इस अर्निंग को रिटेन्ड अर्निंग कर लिया, रिटेन्ड अर्निंग मतलब आपने इसे री इन्वेस्ट कर दिया, आपने इसे बिजनेस में वापस लगा दिया। अगर आपने इस पैसे को बिजनेस में वापस लगा दिया तो आप अगले साल कितने फंड्स पे कमाई करोगे? सोच के बताओ। अगले साल जब आप 20% कमाओगे तो 120 करोड़ पे कमाओगे। क्यों? क्योंकि अगले साल जो अब आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो 100 नहीं होगी, वो 120 करोड़ का 20% होगी। यानी अब आप अगले साल 24 करोड़ कमाओगे। तो एक बात बताओ, ये जो 4 करोड़ एक्स्ट्रा कमाए हैं ये ग्रोथ है? ये ग्रोथ क्यों आई है, किस वजह से आई है ये 4 करोड़ एक्स्ट्रा? क्योंकि आपने 20 करोड़ रिटेन कर लिए थे। क्योंकि एक्चुअली में तो उस 20 करोड़ का 20% है ये, यानी ये जो 4 करोड़ एक्स्ट्रा आपने कमाए हैं ये उसी पे तो कमाए हैं जो 20 करोड़ एक्स्ट्रा आपने रिटेन कर लिए थे। जो 20 करोड़ आपके बिजनेस ने कमाए और आपने डिविडेंड में नहीं दिए और उस पैसे को री इन्वेस्ट कर लिया, उस पे जब कमाई हुई तो वही तो ग्रोथ का कारण बनती है।
क्या आई होप आपको सबको लॉजिक समझ आया। इसकी मदद से मैंने आपको ग्रोथ रेट का एक फॉर्मूला भी बता दिया। ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है बी इंटू आर। क्यों होता है ग्रोथ रेट का फॉर्मूला बी इंटू आर? क्योंकि बेटा बी का मतलब होता है रिटेंशन रेट। बी का मतलब होता है रिटेंशन रेट। रिटेंशन रेट मतलब जब आपका बिजनेस पैसा कमाता है और उसमें से कितना पैसा कंपनी वापस रख लेती है अपने पास, और उस पैसे पे जब हम कमाई करते हैं, रिटर्न कमाते हैं, तो वो हमारी ग्रोथ को जन्म देता है। तो ये जो 4 करोड़ है ये हमारी ग्रोथ है। कैसे हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, अर्निंग में ग्रोथ कैसे हो रही है? क्योंकि हमने रिटेन अर्निंग करी है। मेघा क्लियर? जल्दी बताइए सब लोग, थम्स अप करके बताइए क्लियर है। हमने बिजनेस की रिटेन अर्निंग से ग्रोथ करी है। यही बात वॉल्टर भाई भी बोलते हैं। ये भी मत पढ़ो, मैं आगे चल के इसे डिटेल में और समझाऊंगा, पहले भी इतना समझो। तो वॉल्टर भाई भी यही बोलते हैं कि एक शेयर होल्डर डिविडेंड कमाता है, ग्रोथ भी कमाता है। बट क्या ये 1 साल के लिए कमाता है या परपेचुटी के लिए कमाना चाहता है? ये फॉरएवर के लिए कमाना चाहता है। तो इस पैसे की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड बाय के ई कर देते हैं। इस पूरे अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड बाय के ई कर देते हैं, यानी डिस्काउंटिंग कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये वॉल्टर का मॉडल है। ये किसका मॉडल है? वॉल्टर जी का मॉडल है। बोलिए क्लियर है? इसी मॉडल को आप थोड़ा सा और ऐसे लिख सकते हो, डिविडेंड पर शेयर प्लस अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन के ई। के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, होल अपॉन के ई। ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये वॉल्टर जी का मॉडल है। ठीक है जी। अब हम आते हैं गॉर्डन जी के मॉडल पे। कॉन्सेप्ट नंबर 3B, गॉर्डन मॉडल। आ गए आप मेरे साथ साथ गॉर्डन मॉडल पे? देखिए गॉर्डन मॉडल क्या बोलता है। गॉर्डन मॉडल आपको कहता है कि देखो दोस्त, आप अगर आज शेयर खरीदोगे तो 1 साल बाद वाले डिविडेंड की उम्मीद लगाओगे। अगर आप आज शेयर खरीदोगे तो 1 साल बाद वाले डिविडेंड की उम्मीद लगाओगे। तो देखिए जरा, गॉर्डन मॉडल कहता है कि प्राइस टुडे विल बी इक्वल टू D1 अपॉन के ई माइनस जी। ये भी आप इंटर में पढ़कर आए हो। कितने बच्चों को ये फॉर्मूला याद आ गया कि हाँ सर, ये फॉर्मूला भी हमने गॉर्डन का इंटर में पढ़ रखा है। D1 अपॉन के ई माइनस जी, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला का मतलब क्या है? इस फॉर्मूला का मतलब है कि अगर आप आज शेयर खरीदोगे तो आप शेयर का आज का प्राइस दोगे P0। P0 मतलब आज का पीरियड, जीरो पीरियड टुडे होता है। और आप डिविडेंड की उम्मीद कब लगाओगे? अगर आज मैं शेयर खरीदता हूँ, एक बात आओ, मैं आज मुर्गी खिलाता हूँ तो अंडे कब चाहूँगा मैं? आज थोड़ा ना, 1-2 दिन बाद ही तो होंगे। वैसे ही अगर मैं आज शेयर खरीदूंगा तो मैं डिविडेंड की उम्मीद कब लगाऊंगा? आज थोड़ा ना लगाऊंगा, 1 साल बाद के डिविडेंड की उम्मीद लगाऊंगा। तो मुझे डिविडेंड कैसे चाहिए? जो आज का डिविडेंड है उस पर ग्रोथ लग जाएगी और 1 साल बाद का डिविडेंड आ जाएगा। और होल अपॉन के ई माइनस जी। और जी कैसे आ सकता है? बी इंटू आर से आ सकता है। आपको पता है ना, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ग्रोथ रेट नहीं दिया होगा तो आप बी इंटू आर से ग्रोथ रेट निकाल लोगे। बी क्या होता है, आर क्या होता है, वो मैं लिखवा दूंगा अभी। इसी फॉर्मूला को और कैसे लिख सकते हो? D1 अपॉन के ई माइनस बी इंटू आर। ठीक है जी। बोलिए मेरी ये तीनों बातें आपको समझ आ गई? मैंने क्या कहा? परफेक्टली समझ आ गई ये सारी बातें? तो मैंने आपको ये बोला कि जो प्राइस है वो कैसे कैसे डिराइव होगा। नया आने वाला डिविडेंड, 1 साल बाद जो हमें मिलने वाला डिविडेंड है वो लेंगे, अपॉन के ई माइनस बी आर लेंगे, अपॉन के ई माइनस बी आर लेंगे। ठीक है, इसके बारे में लिख भी लेते हैं। देखिए D0 मतलब होता है डिविडेंड जस्ट पेड, डिविडेंड ऑलरेडी पेड, जो डिविडेंड पे हो चुका है। D1 का मतलब होता है डिविडेंड विल बी पेड, यानी ये फ्यूचर का डिविडेंड होता है, मिलने वाला डिविडेंड होता है। तभी इसकी वैल्यू पुराने डिविडेंड पे ग्रोथ लगाकर आती है। तभी इसकी वैल्यू पुराने डिविडेंड पे ग्रोथ लगाने के बाद आती है। याद आ रही है आपको ये बात भी? सुनिए जी,
अब अगर हम बात करें ग्रोथ रेट की, तो जी का मतलब होता है ग्रोथ रेट, और ग्रोथ रेट निकाला कैसे जाता है, बी इंटू आर। बी इंटू आर मतलब रिटेंशन रेट इंटू रेट ऑफ रिटर्न, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। आप मुझसे ये भी पूछोगे सर कि जो बी होता है रिटेंशन रेट, उसका मतलब क्या होता है। रिटेंशन रेट का मतलब होता है कि आप कितनी रिटेन्ड अर्निंग करोगे अपॉन अर्निंग में से। मतलब जब आप अर्निंग करोगे तो उसमें से कितना पैसा आप रिटेन्ड अर्निंग में ले जाओगे। मतलब जब आप अर्निंग करोगे तो उसमें से कितना पैसा आप रिटेन्ड अर्निंग में ले जाओगे, कितना पैसा डिविडेंड में नहीं बांटोगे, उसे बोलते हैं बी। और 1 माइनस बी का मतलब होता है पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो जिसे बोलते हैं, यानी कितने परसेंट डिविडेंड आप बांट दोगे। तो ये आता है डीपीएस अपॉन ईपीएस की रेशियो से, इसे बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। आई होप ये पुरानी बातें याद आ गई होंगी अब इसमें, लिखते लिखते पुरानी बातें याद आ गई होंगी। ये सब कुछ आपने कभी ना कभी इंटरमीडिएट में ज़रूर पढ़ा हुआ है। मेरा काम यहाँ पे इसे सिर्फ रिकॉल कराना है ताकि मैं इसके कुछ क्वेश्चंस करा सकूँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ा सकूँ। फिर बोलिए, इतनी बातें क्लियर है? सबको क्लियर है ये बात? मोदी जी क्लियर है? देश ठीक चल रहा है? शाबाश। आइए, तो आपने गॉर्डन जी का मॉडल भी पढ़ लिया। अब ज़रा इसी के बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे, ठीक है ना। गॉर्डन के मॉडल के बारे में थोड़ी थोड़ी और चर्चा करेंगे। पहले एक दो क्वेश्चन पढ़कर आते हैं। आइए आप मेरे साथ क्वेश्चन पे आइए, ठीक है, क्योंकि गॉर्डन मॉडल के हमने बड़े सारे आपको वेरिएंट पढ़ाने हैं। खाली गॉर्डन मॉडल नहीं पढ़ाना मुझे, गॉर्डन मॉडल के बहुत सारे आपको वेरिएंट्स पढ़ाने हैं। तैयार हो ना आप? से यस और नो। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, पीयूष लुंकर एन एसोसिएट प्रेजेंटली पे अ डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर एंड हैज़ अ शेयर प्राइस ऑफ ₹20। तो जब वो बोलेगा ना पे अ डिविडेंड प्रेजेंटली, तो हम उसे D0 मानेंगे। विल पे की बात नहीं हुई। जब तक पेड या पे कहे, मतलब पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस, वो D0 होगा। लिख लो ये बात, नोट्स में लिख लो कि ऑलरेडी पेड हो या पेज हो, मतलब पास्ट बोले या प्रेजेंट बोले तो वो D0 रिप्रेजेंट करेगी। ये आईसीआई की अपनी एजम्पशन है। मतलब एजम्पशन क्या है, आईसीआई ऐसे करते आया ज़्यादातर क्वेश्चन। ऑब्वियसली बात है, ऑल्टरनेटिव व्यू हो सकता है, नोट लिख के आ सकते हो, बट बेटर वो है जो आईसीआई करता है, हम वही करें। तो आईसीआई ऐसे में जब पेड लिखा हो या पेज लिखा हो तो इसे मानता है कि वो D0 है। जब विल पे लिखा होगा तो वो फ्यूचर मानता है, तब उसे D1 मानता है। ठीक है जी। आइए, यदि मैं आपको ये कहूँ कि देखिए दोस्त, आपके पास D0 है ₹1 and has a share price of 20 if the dividends are expected to grow at the rate of 12% per annum forever, यानी आज से फ्यूचर में हमेशा 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 के लिए ग्रोथ रेट रहेगी 12%। हमेशा हमेशा ग्रोथ रेट रहेगी 12%। What is the firm's expected or required rate of return on equity using dividend discount model? डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल गॉर्डन मॉडल को ही बोलते हैं। तो एक काम और कर लेते हैं हम, जो हम नोट्स बना रहे थे वहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं। गॉर्डन मॉडल के साथ ऐसे भी लिख लो, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। और इसके ऊपर बेस्ड हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हम इसके ऊपर बेस्ड कर रहे हैं। नोट्स में ये सब बातें लिखा करो कि हम किस कंसेप्ट के लिए कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपकी रिवीजन में जब आप इस कंसेप्ट को रिवाइज करोगे तो आप उसका क्वेश्चन भी पढ़ोगे कि ये वाला क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। मैं लिस्टिंग कराता रहूँगा पूरे कोर्स में, पूरे कोर्स में ही लिस्टिंग करा दूंगा। आपके पास एक मैप अवेलेबल होगा एंड में कि नोट्स को देखकर आप बता सकोगे इसमें मुझे ये क्वेश्चन रिवाइज करने हैं इस टॉपिक पे, ठीक है ना। आइए हम लिखते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 का टॉपिक का पॉइंट नंबर 1। वो कहता है D0 है ₹1,
ग्रोथ रेट है 12%, वो भी फॉर एवर। फॉर एवर मतलब वो चेंज नहीं हो रही है। फॉर एवर ग्रोथ का मतलब है कि ये ग्रोथ फॉर एवर रहेगी, ये ग्रोथ चेंज नहीं होगी। ठीक है जी। तो अब ऐसे में हम क्या करते हैं, और हमें प्रेजेंट प्राइस भी दे रखा है शेयर का, यानी प्रेजेंट प्राइस कितना दे रखा है, 20 रुपीज़। ठीक है जी। मांगा क्या है क्वेश्चन ने, वो कहता है व्हाट इज द फर्म एक्सपेक्टेड और द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी के ई मांगा है उसने हमसे। क्या मांगा है, के ई। अब एक बात है, ये क्वेश्चन आपसे के ई मांग रहा है। वैसे तो जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा वो क्या था, वो प्राइस का फॉर्मूला था, वो था D1 अपॉन के ई माइनस जी। चाहे तो इसे यूज़ कर लो भाई, इस फॉर्मूला में डिविडेंड निकाल लो, ग्रोथ रख दो, पीओ रख दो और के ई निकाल लो, वरना इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके के ई का फॉर्मूला बना दो। के ई का फॉर्मूला हो जाएगा D1 अपॉन पी ओ प्लस जी। ये फॉर्मूला बन जाएगा के ई के लिए। क्यों? क्योंकि पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होने के लिए ऊपर जाएंगे, प्राइस नीचे आएगा, तो ये बन जाएगा D1 अपॉन पी ओ। फिर ये जो माइनस जी होगा इधर, वो उठ के उधर चला जाएगा प्लस जी होने। तो ये एक ही बात है, इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला अपने आप बन जाता है, डिराइव हो जाता है। ठीक है, आइए के ई निकाल के बताइए मुझे कितना होगा। डिविडेंड 0 पीरियड का और उस पर ग्रोथ लगा दी 12% की। पी ओ कितना है, प्राइस कितना है, 20 रुपये, और प्लस ग्रोथ रेट कितनी है, 12% की। ठीक है जी। तो आप एक काम करिए, दोनों को डेसिमल में ले आइए। ये डेसिमल में 0.12 हो जाएगा 12%, और ये कितना हो जाएगा 0.56 या 0.056। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 0.176। इसे इंटू 100 कर दीजिए, के ई की वैल्यू आ जाएगी 17.6%। ये हमारा के ई है। बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, आज मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बेसिक्स आएंगे तभी हम धीरे धीरे करके वैल्यूएशन की तरफ बढ़ पाएंगे, अच्छी वैल्यूएशन की तरफ बढ़ पाएंगे। देखो आज हम इक्विटी वैल्यूएशन और बेसिक्स ऑफ द होल कोर्स पढ़ रहे हैं साथ साथ जोड़कर। मैंने आपको क्या कहा, मैं बेसिक्स अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन के थ्रू ही बेसिक्स समझाता जाऊंगा। क्या ये बात समझ आ गई? कितने बच्चों को ये 100% क्लियर है और दिल कर रहा है कि सर आगे मूव करते हैं, ये समझ आ गया? इसमें कुछ भी नहीं था सर, ये तो इंटर वाले बच्चे को आप पढ़ा देते तो वो भी कर लेता, शायद फाउंडेशन वाला भी कर लेता। बोलो। सर हम तो भारत का उज्जवल भविष्य हैं, हम तो सीए हैं, बनने वाले हैं, बस अब 2-4-6 महीने की बात रह गई है सर, है ना। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ फ्यू मोर मंथ्स। तो हमें तो थोड़े भारी वाले क्वेश्चन कराओ। ठीक है बेटे, थोड़े भारी वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। अच्छा मैंने क्वेश्चन 2 लिख दिया, उसका नाम क्वेश्चन नंबर 1 था, जबकि ये क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब हम आते हैं सॉल्यूशन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे। आइए पढ़ते हैं। इंस्टेड ऑफ सिचुएशन इन पार्ट 1, सोचो पार्ट 1 नहीं है, पार्ट 1 की जगह पार्ट 2 आ रहा है। सपोज दैट द डिविडेंड्स वर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 5 ईयर्स, यानी पहले 5 साल डिविडेंड 20% बढ़ेंगे, और उसके बाद डिविडेंड 10% बढ़ेंगे फॉर एवर। उसके बाद डिविडेंड 10% बढ़ेंगे फॉर एवर। यानी यहाँ पे अब आपको अलग कहानी सुना रहा है वो। अब वो आपको ये कहानी सुना रहा है कि देखो भाई, ऐसा है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल तक तो ग्रोथ रहेगी 10% की, नहीं 20% की। 5 साल तो ग्रोथ रहेगी 20% की। फिर अचानक से ग्रोथ रेट 5वें साल के बाद ग्रोथ रेट हो जाएगी 10% फॉर एवर। मतलब उसके बाद फॉर एवर के लिए 10% की ग्रोथ हो जाएगी। मतलब इस क्वेश्चन में अब आपके सामने 2 अलग अलग ग्रोथ्स हैं। 5%, पहले 5 साल 20% की ग्रोथ है, फिर उसके बाद 10% की ग्रोथ है, वो भी फॉर एवर के लिए।
तो अब इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट्स में सॉल्व करते हैं। कैसे? आराम से सुनो, बिल्कुल आराम से। मुझे D0 पता है। D0 कितने का है? सोचकर बताना। तो आप कहोगे सर D0 है 1 रुपये का। तो मैं इस 1 रुपये के डिविडेंड की मदद से, आराम से समझो बेटा, जल्दबाजी में आगे मत भागो। मैं पहले इस 1 रुपये के डिविडेंड की मदद से अगले 5 साल का डिविडेंड निकाल सकता हूँ। मैं D1, D2, D3, D4 और D5 निकाल सकता हूँ। यानी अगर मैं शेयर होल्डर हूँ तो मुझे अगले 5 साल क्या डिविडेंड मिलना है मुझे पता है, और उसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ रेट स्टार्ट हो रही है। कांस्टेंट ग्रोथ रेट स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब 5वें साल के अंत से, यानी यहां पे मैं प्राइस निकाल सकता हूं P5 D6 अपॉन KE माइनस G करके, क्योंकि जब कांस्टेंट ग्रोथ रेट स्टार्ट हो जाती है वहां पे हम प्राइस सीधा ही डिराइव कर लेते हैं शेयर का। ऐसे ही तो आपने फर्स्ट पार्ट में किया। अब आप ध्यान से समझो, आपने फर्स्ट पार्ट में क्या किया। आपने फर्स्ट पार्ट में कहा कि आज का डिविडेंड है 1 रुपये, आज का डिविडेंड, और उसके बाद हमेशा के लिए ग्रोथ रेट है 12%। तो मैंने कहा अरे फॉरएवर की ग्रोथ 12% है तो आगे के डिविडेंड कौन निकालेगा, फॉरएवर थोड़ी ना निकालते रहेंगे। हमने उनकी प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्टली ही निकाल दी, आज का प्राइस डिराइव कर दिया सीधा। आज के प्राइस का फॉर्मूला हमें पता है ना फिर। यानी आप एक बात समझें, जिस दिन के बाद कांस्टेंट ग्रोथ रेट पता होती है, बोलो, जिस दिन के बाद कांस्टेंट ग्रोथ रेट फॉरएवर वाली पता होती है, उस दिन का हम प्राइस निकाल सकते हैं, उस दिन का हम प्राइस निकाल सकते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में यही तो किया। हमने फर्स्ट पार्ट में आज के प्राइस को डिराइव किया, किसकी मदद से? D1 अपॉन KE माइनस G की मदद से। हमने आज का प्राइस डिराइव किया कैसे? D1 अपॉन KE माइनस G की मदद से। क्या मेरी बात आपको क्लियर हुई? मैंने क्या कहा? हमने आज के प्राइस को डिराइव किया। तो इसी तरीके से जब 5 साल बाद ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाएगी, जब 5 साल बाद ग्रोथ रेट फॉरएवर के लिए कांस्टेंट हो जाएगी, हम वहां का प्राइस डिराइव कर सकते हैं, यानी हम P5 डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि जहां से ग्रोथ रेट कांस्टेंट होती है वहां की बिगिनिंग का प्राइस हम डिराइव कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आई आपको? गुड। तो हम इनकी डिविडेंड्स निकालेंगे और यहां का प्राइस निकालेंगे, और फिर अब ये सारे अमाउंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। इन सारे अमाउंट्स की क्या निकालेंगे बेटे? प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यूज़ जो हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये तो फ्यूचर की वैल्यूज़ है ना, तो हमें इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी ताकि आज का प्राइस पता लगे, आज की वैल्यू पता लगे। क्योंकि शेयर का प्राइस तो मुझे आज जानना होता है कि मेरे हिसाब से आज शेयर की वैल्यू क्या है। दोबारा देखते हैं हम पढ़ क्या रहे हैं। हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इक्विटी वैल्यूएशन। हम आज अपने शेयर्स का प्राइस जानना चाहते हैं, आज शेयर की वैल्यू जानना चाहते हैं। उसमें एक अप्रोच आती है, उसमें बहुत सारी अप्रोचेज आती हैं, उनमें से एक अप्रोच है गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल ये कहता है कि अगर आपको शेयर की ग्रोथ रेट परपेचुअल पता है तो ये फॉर्मूला लगा के आप प्राइस निकाल सकते हो। ठीक है, मैं अब इसी फॉर्मूला में से 3 फॉर्मूला बनाऊंगा। लिखिए ज़रा, ऐसे पेज के बीचों बीच लिखो, टाइप्स ऑफ गॉर्डन फॉर्मूला। यानी आप गॉर्डन के फॉर्मूला के अलग अलग 3 टाइप बना सकते हो। कब? देखिए, 3 टाइप में, पहले टाइप को बहुत कम जगह देना, दूसरे टाइप को भी बहुत कम जगह देना, तीसरे टाइप को सबसे ज़्यादा जगह देना। पहली टाइप है जब हमें कांस्टेंट ग्रोथ का रेट पता हो, कांस्टेंट ग्रोथ रेट, और दूसरा है जब नो ग्रोथ रेट, जब ग्रोथ रेट हो ही ना, यानी जब G ही 0। तो क्या करते हैं? ये दोनों बातें आपको पता है लेकिन आपने कभी रियलाइज नहीं किया कि आपको पता है। ये बातें आपको ऑलरेडी पता है बेटे। देखिए, अगर कांस्टेंट ग्रोथ रेट होती है तो गॉर्डन का फॉर्मूला क्या लगता है? यानी अगर मैं कहूं कि ग्रोथ रेट फॉरएवर सेम रहने वाली है, अगर मैं आपको ये कहता हूं ग्रोथ रेट 12% है, तो वो कितने साल के लिए? मानो आप, मैंने एक क्वेश्चन बना के दिया और मैंने बोल दिया ग्रोथ रेट 12% है। अगर मैंने ये कह दिया ग्रोथ रेट 12% है, तो वो कितने साल के लिए 12% होगी बताओ?
1 साल के लिए, 2 साल के लिए या फॉरएवर के लिए। फॉरएवर के लिए अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता मतलब ग्रोथ फॉरएवर के लिए है, तो वो यही वाला केस होता है। कांस्टेंट ग्रोथ जो होती है वो फॉरएवर ग्रोथ होती है। समझे आप मेरी बात? उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था प्राइस इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G। यानी उसका फॉर्मूला क्या था? यानी उस केस में फॉर्मूला था प्राइस का D0 1 प्लस ग्रोथ अपॉन KE माइनस G। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं कहूं एक कंपनी है जिसमें ग्रोथ ही नहीं है, कांस्टेंट ग्रोथ नहीं, ग्रोथ ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई, ग्रोथ ही नहीं है, क्या कर लोगे? अगर मैं आपको ये बोलूं एक कंपनी है जिसमें ग्रोथ ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई जी। अगर मैं ऐसे कह दूं तो क्या मानोगे आप? अगर एक कंपनी की ग्रोथ ही नहीं है तो क्या मानोगे आप? उस केस में आप ये मानोगे कि उसका फॉर्मूला होगा प्राइस का D0 अपॉन KE। सोचो क्यों? क्योंकि जब ग्रोथ 0 है तो 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई करोगे तो गायब ही हो जाएगा, और यहाँ माइनस 0 करोगे तो भी वो गायब हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला उसके केस में बनेगा D0 1 प्लस 0 और अपॉन KE माइनस 0। तो ग्रोथ रेट है ही नहीं, ग्रोथ रेट है ही नहीं, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला बनेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? मैंने क्या कहा? दोनों समझ आ गए? पक्की बात है? क्लियर है? अब अगर हम आगे कहते हैं कि देखो सर, अगर ग्रोथ कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला, अगर ग्रोथ है ही नहीं तो ये फॉर्मूला, बट अगर ग्रोथ चेंजिंग है, अगर हम ये बोलते हैं कि ग्रोथ चेंज होती है, मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं कि ग्रोथ रेट चेंजेस, ग्रोथ रेट चेंजेस, यानी आप ये मान के चलो कि इनिशियली हाई ग्रोथ है, बाद में कांस्टेंट ग्रोथ है। यानी यूजुअली ऐसे क्वेश्चनों में इनिशियली हाई ग्रोथ रेट होती है। इनिशियली कैसी ग्रोथ रेट होती है? हाई ग्रोथ रेट, यानी शुरू शुरू में हाई ग्रोथ रेट होगी एंड लेटर कांस्टेंट ग्रोथ रेट होगी, लेटर कांस्टेंट ग्रोथ रेट होगी, यानी बाद में कांस्टेंट ग्रोथ रेट होगी। क्या मेरी बातें आपको समझ आई? मैंने क्या कहा? यानी शुरू शुरू में हाई ग्रोथ रेट होगी, एकदम भयंकर ग्रोथ रेट होगी जैसे 20%, और फिर उसके बाद ग्रोथ रेट कम हो जाएगी जैसे 10%। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे? जैसा अभी अभी हमने एक क्वेश्चन देखा, इसके साथ आप एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन में जैसे 5 साल तक ग्रोथ रेट ज़्यादा थी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, यानी 5 साल तक की ग्रोथ रेट थी 20%, और उसके बाद ग्रोथ रेट है 10% फॉर एवर। तो हम क्या निकालने वाले हैं इस क्वेश्चन में? मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या निकालने वाले हैं? हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए D1, D2, D3, D4, D5 और फिर P5 निकालने वाले हैं। P5 प्राइस एट द एंड ऑफ 5th ईयर, प्राइस एट द एंड ऑफ 5th ईयर निकालने वाले हैं। क्योंकि जैसे यहां किया, जब ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाएगी उसकी बिगिनिंग का प्राइस निकाल लो। क्या कहा मैंने? दोबारा बोलो। जब ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाएगी उसकी बिगिनिंग का प्राइस निकाल लो। तो वही तो यहां कर रहे हैं। जब ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो गई 6th ईयर से, तो उसकी बिगिनिंग का प्राइस निकाल लो। बिगिनिंग मतलब बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर यानी एंड ऑफ 5th ईयर। तो एंड ऑफ 5th ईयर पे प्राइस निकाल लिया। और ये जो P5 है ये कैसे आएगा? तो देखो P5 इज इक्वल टू D6 अपॉन KE माइनस G। P5 कैसे आएगा? जब भी प्राइस निकालना होता है 1 साल बाद का डिविडेंड लेते हैं। तो अगर प्राइस 0 पीरियड पे निकालना है तो डिविडेंड 1 साल बाद का लेते हैं। तो अगर प्राइस 5वें साल के अंत पे निकालना है तो डिविडेंड 6ठे साल का लेंगे। क्लियर होगी बात? तो डिविडेंड 6th ईयर का लेंगे। आई होप ये बातें याद आ गई। ये सब इंटर का पार्ट है बेटे, ये सब काम इंटर में पढ़ कर आए हो आप, कुछ भी नया नहीं है अभी तक, कुछ भी नया नहीं है। बट इंटर में इसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। बट फाइनल में क्या होगा? इसी क्वेश्चन में IRR इंक्लूड हो जाएगा। इसी क्वेश्चन के अंदर IRR भी इंक्लूड कर देगा, जैसा अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। आइए देखते हैं। यहां तक क्वेश्चन लिख लिया आपने, कंसेप्ट लिख लिया आपने, और इसे क्वेश्चन नंबर 2 के सॉरी 1 के सेकंड पार्ट से पढ़ना है। आइए वापस क्वेश्चन पे आते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे।
तो देखिए, पहले तो मुझे ये बता दो कि हर ईयर इस क्वेश्चन में मांगा क्या है। एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन में ना प्राइस नहीं मांगा, यही पंगा है। प्राइस मांगा होता तो आसान था क्वेश्चन। अगर वो इस क्वेश्चन में प्राइस मांग लेता ना तो बहुत आसान था। हमने पता है क्या करना था, हमने हर ईयर का डिविडेंड निकालना था, एंड का प्राइस निकालना था, फिर इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी। सिंपल, बिल्कुल सिंपल काम। पर क्वेश्चन खेल गया। क्वेश्चन ने क्या कहा, ना ना ना, वो कहता है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे के चाहिए, फर्म एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड और रिटर्न ऑन इक्विटी। यानी इस क्वेश्चन में के चाहिए, P0 नहीं चाहिए, के चाहिए। यानी क्वेश्चन खेल गया भाई, तगड़ा खेल गया क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको कह रहा है मुझे के चाहिए। अब के निकलेगा यूजिंग IRR मेथड। कितने बच्चों को IRR मेथड याद है? IRR क्या होता है? IRR में एक लोअर रेट होता है, एक हायर रेट होता है, एक में पॉजिटिव एनपीवी आती है, एक में नेगेटिव एनपीवी आती है। हम उन दोनों के बीच में ऐसा रेट ढूंढते हैं जहाँ जीरो एनपीवी होती है। जहाँ पे जीरो एनपीवी होती है उसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन के थ्रू वही सीखेंगे। आइए, पहले तो मुझे 5 साल का डिविडेंड निकालना है। पहले तो मुझे 5 साल का डिविडेंड निकालना है। पहले मुझे टेबल बनाने देंगे। मैंने 3-4 लाइनें ऊपर खाली छोड़ी हैं, थोड़े से स्पेस वर्किंग नोट्स के लिए छोड़ा है। मेन आंसर करने लगा हूँ मैं। देखिए, पहले मुझे लिखने देंगे, फिर आप लिखेंगे ये टेबल। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखेंगे ईयर, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, फिर यहाँ पे 2 कॉलम बनाएंगे और दोनों के अंदर भी 2-2 कॉलम बनाएंगे। अब लिखिए ज़रा मेन सॉल्यूशन, ऐसे लिखिए मेन सॉल्यूशन 1 का सेकंड पार्ट। देखिए, पहले आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। यहां पे आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां पे आप लिखेंगे ईयर, यहां पे आप लिखेंगे उनका अमाउंट, फिर आप यहां पे लिखेंगे एट। अब मान लेते हैं कि एक बार 15% की रेट मान लेंगे, एक बारी 15% के रेट पे निकालेंगे, फिर एक बारी 20 पे निकालेंगे या 10 पे निकालेंगे, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। और यहाँ पे इनका पीवी फैक्टर आएगा और पीवी आएगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा और पीवी आएगा। देखिए, अब इसे समझते हैं पहले अच्छे से, ठीक है ना। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि हमें डिविडेंड कब कब मिलेगा। आप मुझे बताओ हमें डिविडेंड कब कब मिलेगा। हमें डिविडेंड पहले साल मिलेगा, दूसरे साल मिलेगा, तीसरे साल मिलेगा, चौथे साल मिलेगा, 5वें साल मिलेगा। फिर हम प्राइस मिलेगा, प्राइस ऑफ शेयर, 5वें साल के अंत पे हमें शेयर का प्राइस मिलेगा। क्या ये सारी बातें जो मैंने लिखी है समझ आई? यानी बेटा 5 साल तक हमें डिविडेंड मिलेगा और उसके बाद हम मान लें कि हम शेयर बेच देंगे। जैसी ग्रोथ कांस्टेंट होगी हम उसका प्राइस निकाल सकते हैं, उस प्राइस पे हम बेच देंगे। सर आप पहले प्राइस क्यों नहीं निकाल पा रहे? भाई यहाँ से तो डिविडेंड की रेट ही चेंज हो रहा है ना, ग्रोथ रेट चेंज हो रही है इसके बाद इधर। तो मैं यहाँ पे तो प्राइस अभी निकाल ही नहीं सकता, मेहनत करनी पड़ेगी। पहले इन सब का डिविडेंड निकालना पड़ेगा, यहाँ का प्राइस निकालना पड़ेगा, फिर उन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर जाके आज का फेयर वैल्यू पता लगेगी, फिर जाके आज की फेयर वैल्यू पता लगेगी। तो देखिए, आपको डिविडेंड कितना कितना मिलेगा बिल्कुल आराम से लिखना और साथ साथ लिखते रहना, लेकिन ठीक है। 1 रुपये पे 20% की ग्रोथ लगेगी तो आपका डिविडेंड बन जाएगा 1 रुपये 20 पैसे। फिर 1 रुपये 20 पैसे पे आपको 20% ग्रोथ लगेगी तो आपका डिविडेंड बन जाएगा 1.44। फिर आपको 1.44 पे 20% की ग्रोथ लगेगी तो आपका डिविडेंड बन जाएगा 1.728। फिर 1.728 पे भी आपको 20% की ग्रोथ लगेगी तो आपका डिविडेंड बन जाएगा 2.0736। फिर 2.0736 पे भी 20% की ग्रोथ लगेगी 5 साल तक, तो क्योंकि 20% की ही ग्रोथ है ना, तो ये बन जाएगा 2.488। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। यानी हमें अगले 5 साल का डिविडेंड पता लग गया। यानी हमें अगले 5 साल का डिविडेंड पता लग गया। बोलिए मेरी बातें क्लियर हैं इतनी? यानी हमें अगले 5 साल का डिविडेंड पता लग गया। अब उसके बाद हमें
क्या निकालना है, उसके बाद हमें यहाँ पे P5 निकालना है। P5 का मतलब होता है D6 अपॉन KE माइनस जी, यानी छठे साल का डिविडेंड अपॉन KE माइनस जी, क्योंकि इसके बाद ग्रोथ रेट हो रही है चेंज, इसके बाद ग्रोथ रेट हो रही है चेंज। तो वो कैसे निकलेगा? अब एक बात बताइए, देखो अगर हम 15% के बारे में बात कर रहे हैं तो ये प्राइस कैसे डिराइव होगा? सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। अगर हम मानते हैं कि ग्रोथ रेट लेटेस्ट से, देखो अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि पहले 5 साल तो 20% की ग्रोथ है। पहले पाँच साल कितने परसेंट की ग्रोथ है? 20% की ग्रोथ है, अग्री? उसके बाद आपकी ग्रोथ रेट कितने पे आ गई है? 10% पे आ गई है। तो अगर आप ये कहते हो कि 10% की ग्रोथ है, तो आपके पास, देखना ध्यान से, 2.488 पे आप 10% की ग्रोथ लगा सकते हो और -10% कर सकते हो। बट पंगा यही है ना कि आपको KE नहीं पता। क्वेश्चन में KE ही तो निकालना है। बहुत बढ़िया खेल गया बेटा ये क्वेश्चन आपके साथ, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको KE नहीं दिया। जब तक KE नहीं पता क्या ये प्राइस निकल सकता है? जल्दी बताओ, आप मुझे बताओ, जब तक मुझे KE नहीं पता क्या मैं ये प्राइस निकाल सकता हूं? नहीं। तो मैं पता है क्या करने वाला हूं, मैं एक बार KE को 15% मानूंगा और एक बार 20% मानूंगा और उसके हिसाब से NPV निकालूंगा और फिर उन NPV के हिसाब से बीच में जो पॉइंट आता है ना IRR का, वो निकाल लूंगा और वही मेरा KE होगा। सही KE IRR के रेट से आएगा। मुझे पता है अभी ओवरलोड हो रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें इकट्ठी करी है। मैं इस जैसा एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, डोंट वरी। पहले आप ये बताइए, एकदम इत्मीनान से देखो, पहले पेन रख दो, चाहे पेन रख दो 2 मिनट के लिए, अभी मत लिखो, मैं लिखने का टाइम दे दूंगा। आप मुझे बताओ, आपको 5 साल का डिविडेंड समझ आ गया? 5वें साल के डिविडेंड से छठे साल का डिविडेंड समझ आ गया कैसे आया? देखो 6th ईयर का डिविडेंड आपको समझ आया कैसे आया? 6th ईयर के डिविडेंड में 10% की ग्रोथ है, अब 20% की ग्रोथ नहीं है और नीचे भी 10% है, ये भी समझ आ गया। तो ये D6 आ गया और नीचे KE माइनस जी आ गया। अब लेकिन KE क्या होगा? देखो एक बार हमने KE को 15% अज्यूम कर लिया है, एक बार हमने KE को 15% अज्यूम कर लिया है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू निकलेगी 54.736, 54.736। ठीक है, अब आप 15% के रेट पे PV फैक्टर निकालो। सबको PV फैक्टर निकालना याद है? मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ, 15% का PV फैक्टर कैसे निकलता है। इसका मतलब होता है 1/1.15 रेज टू पावर 1, फिर 1/1.15 रेज टू पावर 2, क्योंकि 15% के हिसाब से ऐसे चलते जाएंगे। कैलकुलेटर पे देखो, आप पहले लिख लो इतना। कैलकुलेटर पे क्या करेंगे, देखो 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 1 डिवाइडेड बाय 1.15, फिर इक्वल टू दबाओ, तो ये पहले साल का PV फैक्टर आ गया आपका। फिर आप एक और बार इक्वल टू दबाओ, फिर सेकेंड ईयर का PV फैक्टर आ गया आपके लिए। दिखाई दे रहा है कुछ कुछ? ठीक है जी, ऐसे ही निकालते जाएंगे हर साल के लिए आगे। तो पहले साल का PV फैक्टर कितना है? पहले साल का PV फैक्टर है 0.869, फिर 0.756, 0.657, 0.572, 0.497 और फिर से 0.497। क्योंकि ये डिविडेंड भी 5वें साल के अंत पे मिलेगा और ये प्राइस भी 5वें साल के अंत पे मिल रहा है, और ये प्राइस भी 5वें साल के अंत पे मिल रहा है। अगर इंटर का एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा होता तो उसका क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाता मल्टीप्लाई करके। देखिए अभी ना कैलकुलेशन पे ध्यान मत दीजिए, क्लरिकल काम है वो आप कर लोगे, आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, कंसेप्ट को पकड़ो। हमने क्या किया, हमने 5 साल का डिविडेंड निकाला, 5 साल बाद का शेयर प्राइस निकाला और फिर उससे हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाई करके आज की वैल्यू निकाल दी। तो ये आ जाएगा 1.043, 1.089, 1.137, 1.186, 1.236 एंड 27.204 और फिर इन सब का टोटल करो। 3-4 लाइनें छोड़कर करना,
तो इनका टोटल आएगा PVCI, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। लिख लो इसकी भी फुल फॉर्म, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो ये आएगा 32.893, 32.893। बताइए जी, क्लियर हो गई बात? वैलेरी इतना समझ आया? प्रियंका, अश्वनी, शिवानी, ऋतिक, कनिष्का, श्रेया, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं आपको? हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ PVCI आ गया, मतलब बेसिकली इतनी प्रेजेंट वैल्यू है शेयर की आज। मतलब अगर ध्यान से सुनो, शेयर आपको जो कमा के दे रहा है, अगर उस सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालते तो हमारे हिसाब से शेयर की फेयर वैल्यू 32 रुपये बनती है। यानी अगर आज हम शेयर खरीदते तो 32 रुपये में खरीद लेते, हम इतने रुपये में खरीदने को तैयार थे। लेकिन एक बात आइए, शेयर का आज का प्राइस कितना है? तो आप इसमें से माइनस करिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यानी आज शेयर कितने का है? अभी शेयर 20 रुपये का है। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं ये शेयर खरीदता हूँ तो मेरे को नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी मिलती है, मतलब मुझे कितने का पॉजिटिव एनपीवी मिल रहा है? मुझे 12.893 का पॉजिटिव एनपीवी मिल रहा है। मुझे 12.893 का पॉजिटिव एनपीवी मिल रहा है। क्या आप सभी को मेरी बातें समझ आ गई? मैंने क्या कहा? सर ये तो हम कभी नहीं करते थे इंटर में। हाँ बेटा, इंटर में इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं होता था। इंटर में सिर्फ प्राइस निकालने तक का क्वेश्चन था आपके कोर्स में। यानी इंटर में जब आपने पढ़ाई करी है तो यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो जाता था। इसी को P0 बोल देते थे कि फेयर प्राइस इतना होना चाहिए, बात खत्म। करा है ना आपने ऐसा क्वेश्चन? यहाँ पे खत्म हो जाता है जो, बोलिए हाँ या ना। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता था, पर अभी क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। अभी हमने 15% का रेट लिया है। अब आप पहला सवाल मुझसे ये पूछोगे सर आपने 15% क्या सोच के लिया था? देखो मैं एक बात हूँ, मैंने सोचा था कि ग्रोथ रेट है 10% और 20%, तो उन दोनों के बीच का ही कोई आंसर होगा, तो 15 ले लिया था मैंने। लेकिन 15% पे पॉजिटिव एनपीवी आ रही है, इसका मतलब हम 15% से ज़्यादा कमा रहे हैं इस शेयर पे। यानी इस शेयर में हम 15% से ज़्यादा कमा रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी इस शेयर में हम 15% से ज़्यादा कमा रहे हैं। अगर हम इस इधर 15% से ज़्यादा कमा रहे हैं तो अगले साल हम, मतलब सोचो कि हम ना परसेंटेज बढ़ाकर दोबारा कंप्यूट करते हैं। अब हम एट 20% कंप्यूट करते हैं। जब भी पॉजिटिव एनपीवी आएगी आप परसेंटेज बढ़ाकर दोबारा एनपीवी निकालोगे। हमेशा IRR जब भी निकालना है क्या करोगे, और ये पूरे कोर्स में कम से कम 10 जगह 20 जगह यूज होगा ये, कि जब भी पॉजिटिव एनपीवी आएगी रेट बढ़ाकर एनपीवी दोबारा निकालेंगे। देखिए अब 20% पे निकालते हैं। 20% का पीवी फैक्टर क्या होगा और पीवी क्या होगी? देखो 20% पे पीवी फैक्टर होगा 1/1.20, तो ये आ जाएगा 0.833, 0.694, 0.579, 0.482, 0.402। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो, इन सबको इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करो। यानी ए को पहले हमने बी से इंटू किया था, अब हम ए को सी से इंटू कर रहे हैं। पहले हमने ए और बी को इंटू किया था, अब हम ए और सी को इंटू कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, इधर आंसर लगभग 1 ही आएगा हर बार, लगभग इधर का आंसर 1 आएगा। कौन मुझे बताएगा कि इधर का आंसर लगभग 1 क्यों आएगा हर बार? रीजन दो। आप, मुझे भी तो पता चले आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या आप अंधाधुंध कर रहे हो। देखो पता है क्यों 20 आएगा? क्योंकि ग्रोथ रेट भी 20% थी और डिस्काउंटिंग रेट भी 20% है। यानी मैंने जितना रेट पे बढ़ाया 1 रुपये को, जितनी रेट पे बढ़ाया उतनी ही रेट पे डिस्काउंट भी कर दिया। मतलब 1 रुपये को जितने रेट मैंने बढ़ाया उतनी ही रेट से डिस्काउंटिंग भी कर दी। तो आपको नहीं लगता ये दोनों कट जाएंगे और वापस 1 ही आ जाएगा? तो लॉजिकली हर बार वापस 1 आना चाहिए। यानी हर बार आंसर जैसे 0.9996, 0.9994 लगभग 1 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा? सच बताओ। 1.0005, 0.9995, 1.0000, 1 ही आएगा।
ऑलमोस्ट 1 ही आएगा हर बार, क्योंकि अगर आप सेम रेट से ग्रोथ लगा रहे हो और सेम रेट से डिस्काउंटिंग कर रहे हो, क्या कहा मैंने, अगर आप सेम रेट से ग्रोथ लगा रहे हो और सेम रेट से डिस्काउंटिंग कर रहे हो, तो जितनी रेट से ग्रोथ लगा रहे हो उतनी रेट से डिस्काउंटिंग कर रहे हो, तो भाई आंसर सेम ही आएगा आपका, और क्या आएगा। बोलिए मेरी बातें क्लियर हैं आपको? कूल। यानी आपके पास ये आंसर सेम आना स्टार्ट हो जाएगा। अब इधर देखिए, तो प्राइस ऑफ द शेयर आपके पास कितना हो गया। अब लेकिन ये दोबारा निकालना पड़ेगा बेटे, P5 दोबारा निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि P5 की कैलकुलेशन में यहाँ KE काम आया था, पहले 15% लिया था, अब दोबारा निकालेंगे 20% लेके, इधर 20% लेके दोबारा निकालेंगे, तो अब बताओ प्राइस क्या आएगा। इसीलिए इधर 3-4 लाइनें छोड़ने को कहा था। यहाँ तक कॉपी हो गया बेटे। अब हमें P5 पहले बताओ, P5 दोबारा क्यों डिराइव करना पड़ रहा है, प्रांजल आप बताओ कि P5 दोबारा क्यों डिराइव हो रहा है। बेटा P5 दोबारा इसलिए डिराइव हो रहा है क्योंकि P5 के फॉर्मूला में हमें यहाँ पे KE को रखना था। हमने पहले KE 15% को अज्यूम किया था, अब हम KE 20% को अज्यूम करेंगे, तो दोबारा निकलेगा ना, इसलिए फ्रेशली निकलेगा वो। तो देखो अब ध्यान से, अब 5वां साल इधर दोबारा लिखो और इधर लिखो P5 आएगा D6 अपॉन KE माइनस G, यानी 2.488 पे 10% की ग्रोथ अपॉन 20% माइनस 10%। तो देखो ये वैल्यू बदल रही है, ये जो 15% की वैल्यू थी ये अब 20 हो गई है। इस वजह से जो पहले प्राइस आया था अब प्राइस अलग आएगा, अब आएगा 27.368। अब ये प्राइस आ रहा है और इसके लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर भी क्या लगेगा, 0.402। यानी अब आप इस प्राइस को इस डिस्काउंटिंग फैक्टर से इंटू करो और आंसर लिखो, तो आपके पास आंसर आएगा 11.002 और इन सब का टोटल करो, PVCI निकालो तो वो आएगा 16 रुपये, उसमें से PVCO को माइनस करो 20 रुपये को, तो आपका NPV आएगा नेगेटिव। और हम खुश हो जाएंगे जब नेगेटिव NPV आएगा। क्यों हम नेगेटिव NPV देखकर खुश क्यों हो रहे हैं, जल्दी बताओ मुझे। क्योंकि हम यही चाहते थे कि एक बार पॉजिटिव NPV आए और एक बार नेगेटिव NPV आए, क्योंकि तभी तो इनकी मदद से ही तो हम IRR को डिराइव करेंगे, यानी बीच में रेट को डिराइव करेंगे जिसे हम KE मानेंगे। क्लियर? बोलिए जी, मेरी बातें क्लियर हो गई आप सभी को कि हम इसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर है ये बात? कोई डाउट तो नहीं है जी? प्लीज लेट मी नो। अब एक बात बताइए, अगर मेरे पास पहले इतना कॉपी भी हो गया कि 15% अगर KE होता तो ये पॉजिटिव आंसर आता, लेकिन अगर 20% KE होता तो नेगेटिव आंसर आता, यानी KE का आंसर 15% से ज़्यादा है और 20% से कम है। ये बात तो क्लियर हो गई सबको? यानी KE का आंसर 15% से ज़्यादा है और 20% से कम है। अब याद करिए आप इंटर में कैसे लिखते थे, आप ऐसे एक टेबल बनाते थे और आप ये बोलते थे लोअर रेट और फिर लोअर रेट वाली NPV, फिर आप लिखते थे हायर रेट और हायर रेट वाली NPV, और इन दोनों के बीच में कहीं NPV 0 होगी और वही रेट होगा IRR का, वही रेट होगा असली KE का, वही रेट KE का है जो हमें निकालना है, वही रेट है KE का। याद करो इसका फॉर्मूला क्या होता है, IRR का रेट क्या फॉर्मूला क्या होता है, लिखते हैं ज़रा, नोट्स पे चलते हैं, नोट्स पे एक फॉर्मूला लिख के आते हैं IRR के रेट का। तो लिखिए यहाँ एक नोट लिखिए, IRR कैसे निकालते हैं। IRR के लिए आपको चाहिए होता है एक लोअर रेट, एक चाहिए होता है हायर रेट, फिर आपको चाहिए होती है लोअर रेट की NPV जो कि पॉजिटिव होती है, फिर आपको चाहिए होती है एक हायर रेट की NPV जो कि नेगेटिव होती है, फिर आप IRR निकालते हो। इसी को IRR भी बोलते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसी को यील्ड टू मैच्योरिटी भी कह देते हैं कभी कभी, इसी को कभी कभी इंटर में YTM मेथड भी कह देते थे, याद है।
ये कैसे निकलता है? ये निकलता है लोअर रेट प्लस लोअर रेट की एनपीवी इनटू डिफरेंस ऑफ रेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ एनपीवी। ये है प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा आईआरआर का फॉर्मूला। सबको याद आ गया आईआरआर का फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला है आईआरआर का? लोअर रेट, भैया कितना कम वाला रेट था, फिर लोअर रेट की एनपीवी कितनी थी, इनटू डिफरेंस ऑफ रेट्स कितना है, इन दोनों के रेट्स में अंतर कितना है, अपॉन इन दोनों की एनपीवी में अंतर कितना है। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? जल्दी बताइए बेटा, क्या आप सभी को मेरी बातें क्लियर है? कूल। तो आपको आईआरआर निकालना समझ आ गया। तो वापस आते हैं, अब इधर बताइए आईआरआर का रेट क्या होगा? तो आप बोलोगे आईआरआर का मतलब है लोअर रेट, लोअर रेट मतलब 15%, फिर लोअर रेट वाली एनपीवी 12.893 इनटू डिफरेंस ऑफ रेट्स। बेटे रेट्स का डिफरेंस होगा 20% माइनस 15% यानी 5%, अपॉन डिफरेंस ऑफ एनपीवी। तो एनपीवी में 12.893 में से -4 करो तो वो प्लस हो जाएगा। बेटा जब माइनस करते हो तो प्लस हो जाता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 15% प्लस 12.893 इंटू 5% अपॉन 16.893। तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा? आईआरआर आ गया हमारा 18.816%, यानी हमारे हिसाब से के कितनी होनी चाहिए? 18.816%, यानी हमारे हिसाब से के 18.816 होनी चाहिए। सो के इज इक्वल टू 18.816%। क्या आप सभी को ये बात समझ आ गई जी? अच्छा एक बात आपको याद है कि हमने 15% और 20% लिया था। अगर इसे और क्लोज लेते, मानो अगर हम 17% और 20% लेते तो आंसर थोड़ा सा बदल जाता है फ्रैक्शंस में इधर, क्योंकि जितनी, जैसे हमारा आंसर 18 आ रहा है 18 पॉइंट समथिंग, तो इसके जितनी आसपास के नंबर लोगे ना बेटा, इसके जितनी आसपास के नंबर लोगे उतना एग्जैक्ट आंसर आएगा। इसके जितनी आसपास के नंबर लोगे आपका आंसर उतना ही एग्जैक्ट आएगा। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई आपको? बोलिए हाँ या ना। बोलिए कितना क्लियर है बेटा? अब देखिए एग्जाम में ये कैसे पता चलेगा, ये धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस से पता लगेगा। फिर मैं इसका एक पेबैक रेसिप्रोकल का आगे चल के फॉर्मूला भी बताऊंगा, उससे भी जल्दी पता लग जाएगा, उससे आप अनुमान लगाना सीख जाएंगे। मैं ये मानता हूँ अभी 100% नहीं समझ आया होगा, लेकिन 60% समझ आया है। क्वेश्चन करने पड़ेंगे इसके, देखो भारी क्वेश्चन है, डर लगेगा, लेकिन आज आपको ये रिपीट करना है घर पे। आज घर पे रिपीट करोगे तो और बेटर हो जाएगा। ठीक है जी, मैं दोबारा एक बार रिकॉल करा देता हूँ क्वेश्चन को। देख रहे हो इसका फर्स्ट पार्ट कितना फ्लावर था, है ना? सेकंड पार्ट में पुष्पा है ना बेटे? फर्स्ट पार्ट में तो फ्लावर ही चल रहा था। देखो दोबारा सुनो, फर्स्ट सेकंड पार्ट में उसने बोला कि भैया ये अगर ग्रोथ रेट डिविडेंड की पहले 20% रहेगी 5 साल तक, फिर 10% हो जाएगी उसके बाद, देयर आफ्टर मतलब फॉर एवर के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए। तो हमें ये बात बता दी कि देखो पहले 5 साल तक ग्रोथ रहेगी 20% 20% की ग्रोथ रहेगी, उसके बाद फॉर एवर की ग्रोथ 10% हो जाएगी, दैट द ग्रोथ विल रिमेन 10% फॉर एवर आफ्टर 5 ईयर्स। तो हमने क्या किया, हमने पहले 5 ईयर्स का डिविडेंड निकाल लिया, विच इज़ क्वाइट ईजी। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला काम था 5 साल का डिविडेंड कैलकुलेट करना, राइट? इसमें हमने क्या किया, 1 रुपये पे 20% की ग्रोथ लगाई, फिर उस पे 20% की ग्रोथ लगाई, फिर उस पे 20% की ग्रोथ लगाई। ये सब तो आसान था, ये तो आप खुद कर लोगे, मैकेनिकल काम है।
फिर हमने P5 निकाला। अब जब P5 निकाला तब हम फंस गए। क्यों? क्योंकि P5 में KE की ज़रूरत है और KE तो मांगा है। P5 निकालने के लिए KE चाहिए और KE तो मांगा है, तो हमें तो KE नहीं पता। यानी इस क्वेश्चन में पंगा ये है कि हमसे उसने प्राइस नहीं मांगा, KE मांगा है और KE हमें पता नहीं है, और जब तक KE नहीं पता होगा P5 नहीं निकलेगा। P5 क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 5th ईयर के बाद कांस्टेंट ग्रोथ आ रही है। जिस ईयर के बाद कांस्टेंट ग्रोथ आती है उस ईयर के एंड पे हम प्राइस निकाल लेते हैं। क्योंकि अब देखो एक बात हो, 10% की ग्रोथ फॉर एवर है। कितने साल तक का आंसर निकालोगे? फॉर एवर तक निकाल सकते हो? 20 साल, 30 साल, 40 साल का आंसर निकाल सकते हो? नहीं। तो इसलिए उन सब का आंसर नहीं निकालते, उसकी शुरू की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, प्राइस निकाल लेते हैं। जब ग्रोथ रेट फॉर एवर वाली स्टार्ट हो जाती है ना, कांस्टेंट ग्रोथ रेट स्टार्ट हो जाती है, उसकी बिगिनिंग पे ही प्राइस निकाल लेते हैं। तो हमने P5 निकाला। अब P5 में हम फंस गए, तो हमने क्या किया? P5 में हमने एक बार KE को 15% लेके निकाल लिया और 15% का KE फैक्टर यूज़ कर, PE फैक्टर यूज़ करके PV निकाल ली। यानी शेयर का प्राइस इतना होना चाहिए, लेकिन आज शेयर का प्राइस है 20 रुपये, तो आउटफ्लो कितना होगा शेयर खरीदने पे? 20 रुपये। तो ये इतने की कमाई हो जाएगी शेयर से, ये NPV हो गया। फिर हमने एक बार और क्वेश्चन को किया। हमने माना कि अगर हम 20% कमाते तो हम ये सारी वैल्यूज़ के PV फैक्टर चेंज हो जाते फिर इधर, लेकिन प्राइस भी चेंज हो जाता है क्योंकि 20% आ जाता, 15 की जगह पे 20% आ जाता, तो प्राइस चेंज हो जाता। फिर नए PV फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव NPV आ गई। हम यही चाहते थे, एक बार पॉजिटिव NPV आए, एक बार नेगेटिव NPV आए, एक बार पॉजिटिव NPV, एक बार नेगेटिव NPV, ताकि इन दोनों के बीच में कहीं जीरो वाली NPV निकाल सकें, हम IRR का रेट निकाल सकें। तो हमने IRR के कंसेप्ट से KE को निकाला है। आई होप थिंग्स आर लिटिल बेटर नाउ। पक्की बात है? आइए सुनते हैं। इसी क्वेश्चन के बाद अब हम करेंगे एक और ऐसा ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। वो थोड़ा छोटा है लेकिन उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। अच्छा, इस वाले पार्ट पे लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट के ऊपर दिल बना लीजिएगा और आपको समझ आ जाएगा कि भयंकर क्वेश्चन है। ठीक है, लिख भी दो इसके साथ, भयंकर। और ये एक यूनिक क्वेश्चन है, मतलब ऐसा मैंने एक ही क्वेश्चन रखा हुआ है सिर्फ आपके लिए। अब आप मुझे बोलेंगे सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मैं कैसे बताऊं कि एग्जाम में आएगा नहीं आएगा? मुझे तो आपको सब कुछ पढ़ाना है ना। आइए, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है ये भी। MNP लिमिटेड हैज़ डिक्लेयर्ड एंड पेड, बेटा डिक्लेयर्ड भी है एंड पेड भी है। अगर एंड पेड लिखा है तो इसका मतलब ये ऑलरेडी D0 की बात कर रहा है। एनुअल डिविडेंड ऑफ ₹4, तो ये D0 है। क्लियर बेटे? अगर आप डिविडेंड पे कर चुके हो तो वो D0 है, और क्या है। इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 20% फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। अच्छा जी, 2 साल तक ग्रो करेगा, 2 साल तक ग्रो करेगा 10%, नहीं 20%, और उसके बाद 10% देयर आफ्टर। तो वही वाली बात हो गई दोबारा, फिर वही बातें कर रहा है हमसे। कैसी बातें कर रहा है बताओ? सॉल्यूशन नंबर 2 बताओ क्या कह रहा है? कह रहा है देखो, जो है पहले 2 साल ग्रोथ रेट अलग है। अभी हम डिविडेंड दे चुके हैं ₹4 का। पहले 2 साल की हमारी ग्रोथ रेट होने वाली है 20%। फिर उसके बाद ग्रोथ रेट होने वाली है 10% फॉर एवर। यानी उसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ की ज़माना आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ, आप इसमें क्या क्या निकालोगे? सोच कर बताओ। हम इसमें D1 निकालेंगे, हम इसमें D2 निकालेंगे, और हम इसमें सेकेंड ईयर के बाद ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रही है तो P2 निकालेंगे। यानी हम इसमें D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, और क्योंकि सेकेंड ईयर के बाद से ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रही है तो हर साल का आंसर तो आप निकाल नहीं सकते, अगले अनगिनत साल तो निकाल नहीं सकते, इसलिए उन सब की प्रेजेंट वैल्यू यानी P2 निकालेंगे। इसलिए उन सब की प्रेजेंट वैल्यू यानी P2 निकालेंगे। क्या मेरी बातें क्लियर हैं आपको? गुड। तो देखिए हम क्या क्या करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है उसने? वो कहता है कंप्यूट द करेंट प्राइस। वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। करेंट प्राइस मांग रहा है, यानी क्वेश्चन में KE का रेट ऑलरेडी दे देगा। तो देखो क्वेश्चन ने KE का रेट ऑलरेडी दे दिया। अगर क्वेश्चन KE का रेट देता है
तो उसे भोला क्वेश्चन बोल दो, भोला। क्यों? क्यों है बेचारा भोला? अरे हमें केई मत दे, केई नहीं देगा तो बहुत मेहनत होगी, और अगर हमें केई बता देगा तो फिर मेहनत आधी से भी कम हो जाएगी, फिर तो ये इंटर का क्वेश्चन बन जाएगा। क्या ये फाइनल का क्वेश्चन है ना? इंटर का क्वेश्चन दे दिया। और तो और उसे लगा कि अरे ये बच्चे कमजोर हैं, तो लो पीवी फैक्टर भी दे दिया। कह ले बेटा पीवी फैक्टर भी ले ले, कहीं भूल मत जाइए कैसे निकालते हैं 15% का पीवी फैक्टर। बेइज्जती कर रहा है बेटे, और क्या कर रहा है, इज्जत थोड़ा ना कर रहा है। आइए पढ़िए, सुनिए, हम यहाँ पे निकालते हैं स्टेटमेंट फॉर एस्टिमेशन ऑफ शेयर प्राइस। अब हमें एनपीवी नहीं चाहिए, सीधा शेयर प्राइस निकालेंगे, बात ही खत्म। बताइए क्या क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे पहले पर्टिकुलर्स, फिर ईयर, फिर अमाउंट, फिर पीवी फैक्टर, फिर पीवी। पर्टिकुलर्स, ईयर, अमाउंट, फिर पीवी फैक्टर, और फिर पीवी। ये एट द रेट ऑफ 15% आएंगे। देखिए पहले आप मुझे बताएं कि आपके पास डिविडेंड कितना होगा 1 साल के बाद और 2 साल के बाद, और फिर आप मुझे बताइए कि आपके पास प्राइस कितना होगा शेयर का 2 साल के बाद। यानी हमें पहले निकालना है D1। D1 निकलेगा 4 रुपये में 20% की ग्रोथ करके, यानी 4.8 करके। D2 निकलेगा 4.8 रुपीज़ में 20% की ग्रोथ करके, यानी 5.76 करके। और बेटा P2 निकलेगा D3 अपॉन KE माइनस G करके। D3 अपॉन, अच्छा ये D3 क्यों कर रहे हैं आप मुझे बताइए, हम इसे D3 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई जब हम, ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पे D3 इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ना आपको ये बात समझनी चाहिए कि यहाँ पे आपके पास P2 निकालना है, तो जिस ईयर के एंड का प्राइस निकालना होता है उससे 1 साल बाद का डिविडेंड चाहिए होता है। जैसे अगर हमें P0 निकालना होता है तो हमें D1 यूज़ करना पड़ता है, पता है ना, D1 यूज़ करना पड़ता है ताकि P0 निकले, इसीलिए। तो D3 का मतलब हुआ 5.76 पे 10% की ग्रोथ लगा दो, 10% की ग्रोथ है ना फ्यूचर में, हाँ जी, अपॉन 15% माइनस 10%। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा प्राइस का? 126.72। शाबाश दक्ष, 126.72। अब इन तीनों के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपको ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन में ही दिए हुए। 0.8696, 0.7561, यहाँ पे भी 0.7561, मल्टीप्लाई करिए, इन्हें मल्टीप्लाई करिए, कितना कितना आ जाएगा? अच्छा सीधा आंसर ही बता दिया जतिन ने, जतिन भाई ने सीधे आंसर बता दिया। तो ठीक है भैया, ये सीधा प्राइस आ जाएगा, फेयर वैल्यू ऑफ द प्राइस शेयर की 104.342, यानी फेयर वैल्यू ऑफ शेयर टुडे। हमारे हिसाब से शेयर का प्राइस इतना होना चाहिए। ये गॉर्डन की अप्रोच पे बेस्ड है। ये किस अप्रोच पे बेस्ड है? गॉर्डन। इन्हें मल्टीप्लाई खुद कर लेना यार, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, फिर टोटल कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। जल्दी बताइए, इतनी बातें क्लियर हैं आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर इतना समझ आता है तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं इससे आगे बातचीत करनी स्टार्ट कर दूंगा।
ठीक है, अच्छा कर भी दिया एक बच्चे ने। उन्होंने कहा है कि इसका आंसर होगा सर 4.17, इसका आंसर होगा 4.36 और इसका आंसर होगा 95.81। अब देखो एक बच्चे ने पूछा डेसिमल के बाद कितनी आगे तक जाएं। देखो भाई इस क्वेश्चन में तो डेसिमल डिफाइंड ही है कि 4 प्लेस तक जा रहे हो आप, क्योंकि क्वेश्चन नहीं मेंशन कर दिया था। वैसे 3rd प्लेस तक ऑप्टिमम होता है, 3rd प्लेस तक का डेसिमल ऑप्टिमम है, ठीक है। वैसे इस पे इतनी बेसिक बातों पे आईसीआई मार्क्स नहीं काटता है, ठीक है जी। अब मैं एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूँ, थोड़ा सा बड़ा, 2 से थोड़ा सा बड़ा, 1 से थोड़ा सा छोटा। वो है क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मेरे साथ साथ, सुनिए। अ कंपनी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग शेयर्स एट ₹500। मिस्टर ए इज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ शेयर एट ₹500। आप 500 रुपये में एक शेयर खरीदने को तैयार हैं, हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 100। ठीक है, आप 500 में खरीदोगे लेकिन उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपये। तो आप ये बात पता है ना, जो डिविडेंड मिलेगा वो 100 रुपये पे मिलेगा, ये पता है आपको। कंपनी डिविडेंड किस पे देती है? फेस वैल्यू पे। मार्केट प्राइस जो मर्जी हो, कंपनी डिविडेंड किस पे कैलकुलेट करेगी? फेस वैल्यू पे। ही इज एक्सपेक्टिंग अ बोनस एट द रेशियो ऑफ 1:5 ड्यूरिंग द 4th ईयर। वो ये कह रहा है कि भाई जब 4th ईयर आएगा, जब कौन सा ईयर आएगा? 4th ईयर आएगा, तो आपको बोनस शेयर मिलेंगे 1:5। इसका मतलब है अगर मेरे पास 5 शेयर हैं तो मुझे 1 शेयर बोनस में मिलेगा। अगर मेरे पास 5 शेयर हैं तो मुझे 1 शेयर बोनस में मिलेगा। मैं आपको एक बात बताऊं क्या होगा। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे ना, तो पहले ड्यूरिंग दी 4th ईयर मिल रहा है ना, तो यानी जब हमें डिविडेंड मिलेगा पहले 3 साल, तो मान लो कि हमारे पास 100 शेयर्स हैं, तो पहले 3 साल डिविडेंड 100 शेयर्स पे मिलेगा, लेकिन चौथे साल से डिविडेंड 120 शेयर्स पे मिलेगा। ये है इस क्वेश्चन का मैजिक। चालाक बनो, चालाकी से समझो। देखो अभी तक हमें क्या था, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उसमें एक ही शेयर का डिविडेंड मिल रहा था। हमने सारी कैलकुलेशन एक शेयर के लिए की थी, क्योंकि शेयर चेंज ही नहीं हो रहा था। भाई जितने शेयर खरीदे एंड में उतने ही बेचे। कोई शेयर ने बच्चे थोड़ा ना दे दिए कि ज़्यादा हो जाएंगे। भाई ऐसे थोड़े ही ना है कि आप मान लो आपने गाय भैंसे खरीदी, गाय भैंसे बैल वैल खरीदे, सब कैटल फील्ड खरीदी, आपने 500 कैटल खरीदी, बाद में बेचने लगे तो पता चला वो 600 हो गए। भाई उनके बाल बच्चे हो गए, वो 600 हो गए कैटल बेचते वक्त। ऐसा बोनस शेयर होता है। बोनस शेयर का मतलब क्या है? आपने शेयर खरीदा, मानो आपने 100 शेयर खरीदे, तो पहले 3 साल तक तो 1 साल 2 साल 3 साल तक तो 100 शेयर पे ही डिविडेंड मिलता रहेगा। लेकिन उसके बाद आपको 1:5 का बोनस मिल गया। 1:5 का बोनस मिलने का मतलब क्या है? जिसके पास 5 शेयर थे उसे 1 शेयर बोनस मिल गया। इसका मतलब अगर आपके पास 100 शेयर थे तो आपको 20 शेयर बोनस में मिल गए। तो यहां पे अब आपके पास 120 शेयर हो गए, तो आगे का जो डिविडेंड मिलेगा वो 120 के अकॉर्डिंग मिलेगा। और जब आप बेचोगे भी तो भी 120 शेयर्स बेचोगे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? मैंने क्या कहा? यानी अगर आप अंत में बेचोगे तो 120 शेयर बेचोगे और डिविडेंड भी 120 के हिसाब से मिलेगा। यही इस क्वेश्चन का जो स्टेप है, जो मतलब जिसकी वजह से ये क्वेश्चन यूनिक है, वो यही पॉइंट है। देखिए वो ये कहता है कि भैया ही इज एक्सपेक्टिंग अ बोनस एट द रेशियो ऑफ 1:5 ड्यूरिंग द 4th ईयर। ड्यूरिंग द 4th ईयर मिला है, एंड ऑफ 4th ईयर पे नहीं मिला, ड्यूरिंग द 4th ईयर मिला है। एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 20%। 20% किसका? 20% फेस वैल्यू का, 20% ऑफ फेस वैल्यू। एंड द सेम रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन, और ये आगे भी इतना ही चलेगा, इवन ऑन द एक्सपेंडेड कैपिटल बेस। यानी जब कैपिटल, देखो हिंट भी दे रहा है आपको, वो आपको चाह रहा है कि आपको समझ आ जाए, लेकिन आप ही समझने को तैयार नहीं हो। कह रहा है कि कैपिटल जब बढ़ जाएगी, जब नए शेयर मिल जाएंगे, फ्री में शेयर मिल जाएंगे, आपको बोनस शेयर मिल जाएंगे, तो भी डिविडेंड इसी रेट पे मिलता रहेगा। यानी डिविडेंड 20% जो आपके पास नए शेयर आए उन पे भी मिलेगा। ये मतलब है। ही इंटेंड्स टू सेल ऑल द शेयर एट द एंड ऑफ द 7th ईयर। 7 साल बाद आप सारे शेयर बेच दोगे एट एन एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ 900 ईच, और तब शेयर का प्राइस होगा 900 रुपये। और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ द शेयर आर 5%। यानी जब शेयर खरीदने जाओगे तो भी 5% एक्स्ट्रा लगेगा, और जब शेयर बेचने जाओगे तो 5% कम पैसे मिलेंगे।
क्योंकि खर्चा हो जाएगा। जब शेयर खरीदने जाएंगे तो 5% महंगा हो जाता है। आपने कभी प्रॉपर्टी खरीदी है? जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो प्रॉपर्टी डीलर की कमीशन की वजह से महंगी हो जाती है, और जब प्रॉपर्टी बेचने जाते हो तो डीलर की कमीशन की वजह से प्रॉपर्टी में कम पैसे मिलते हैं। क्यों? बोलिए। जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो मान लो आपने 100 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, मानो आपने 100 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, तो डीलर को आपने 2% कमीशन दी होगी, 2 लाख दिए होंगे, तो आपको प्रॉपर्टी 102 लाख की पड़ी। क्या ये बात समझ आई मैंने क्या कहा? वहीं पर जब आप बेचने गए, अगर आपने 100 लाख की प्रॉपर्टी सेल करी तो आपको 2 लाख रुपए डीलर जी को देने पड़ेंगे, तो आपको 98 लाख ही मिले। यानी बेचते हुए आपके पास कम पैसे आते हैं, खरीदते हुए आपके पास से ज़्यादा पैसे जाते हैं। ठीक है? और मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है। मिस्टर ए बाइज द शेयर एंड इफ सो व्हाट मैक्सिमम प्राइस कैन ही पे फॉर ईच शेयर, अज्यूम नो टैक्स। चलिए इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास कराऊंगा, क्योंकि इसमें मुझे कम से कम आधा घंटा लगेगा। फिर ये ना हो बच्चे बता रहे हैं भी उनका ऑफिस है, तो जिनका ऑफिस है उन्हें जाना पड़ेगा। अगली क्लास में एक आते ही कंप्लीट करेंगे हम फिर ये वाला क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं मतलब आपको फोर्स करके नहीं पढ़ाना चाहता जल्दबाजी में, कंसेप्ट खराब नहीं करूँगा, क्योंकि इस टाइप का एक ही क्वेश्चन है हमारे पास। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उतना समझ आ गया आप सबको? रिकॉल कर पा रहे हो आप लोग? आई होप। अगर फोकस करोगे तो ये स्पीड ठीक लगेगी, स्पीड ज़्यादा नहीं लगेगी। आई मेक श्योर कि मैं कोई भी भारी चैप्टर जो भारी है, जिसमें सब कुछ नया है, उसे तेज़ ना पढ़ाऊँ, उसे बहुत मॉडरेट पेस पे पढ़ाऊँगा। जैसे ये सब टॉपिक हुए हैं जो आप इंटर में पढ़ कर आए हो, उन्हीं की एक्सटेंशन है, तो इसमें थोड़ी सी स्पीड स्विफ्ट हो सकती है, बिकॉज वी हैव टू। देखो मैं ना कंसेप्ट नहीं काटना चाहता फर्स्ट ट्रैक बैच में, सो यू हैव टू बी प्रॉबेबली मूविंग एट द सेम पेस एट व्हाट आई एम मूविंग राइट नाउ। आपको अपने आप को फोकस रखना है, सुबह अच्छे से उठ कर बैठना है, क्लास से 10-15 मिनट पहले उठो ताकि ध्यान बढ़े, फोकस लगे। ठीक है जी? बोलिए मेरी यहाँ तक की बातें समझ आती हैं मैंने क्या कहा? बट विल हैव फन, विल एन्जॉय द कोर्स। एंड अगर आप मुझसे इंटर में पढ़े हैं तो आपको ये बात पता है कि मैं जो प्रॉमिस करता हूँ उसे डिलीवर करूँगा। अगर मैंने 100% कंसेप्ट प्रॉमिस किया तो मैं उसे डिलीवर करूँगा और कंप्लीट पढ़ाऊँगा। आप देखिए, मैं हमेशा इंटर में भी ये बात बोलता हूँ, फाइनल में भी ये बात बोलता हूँ सभी बच्चों को, भाई बैच के दौरान मैं होमवर्क दूंगा, डांटूंगा, गुस्सा भी करूँगा। मैं गुस्सा करता हूँ बच्चों को, तो उतना अच्छा नहीं लगूंगा। लेकिन जिस दिन आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलोगे ना पेपर दे के, उस दिन बहुत पसंद करोगे। बस मेरी और आपकी दोस्ती उसी दिन के लिए है, क्योंकि अगर मैं पहले खुश रखूँ, खूब हंसी मजाक करूँ, जोक्स करूँ, क्लास में इधर उधर की फालतू की बातें करूँ, और आपका एग्ज़ाम ही बेकार जाए तो क्या फ़ायदा है? मुझे आपको क्लास में खुश नहीं करना, मुझे जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको खुश रखना है। आपको ऐसा पढ़ाना है कि एग्ज़ाम में आपको सब कुछ आता हो। दैट इज़ व्हाट द मोटो इज़। ठीक है जी? बोलिए मेरी बातें क्लियर है? आई विल सी यू गाइस टुमारो सेम टाइम, तब हम ये क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। आज का कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ जितना मैंने पढ़ाया उतना रिव्यू करके आना। पर रोज़ ऐसा नहीं होगा, होमवर्क मिलेगा, आगे आने वाली क्लासेस में होमवर्क भी मिलेगा। ठीक है ना? टेक केयर, बाय बाय।